हम इस कहानी में देखते हैं कुइंसा सामने का नजारा देखकर एकदम से शॉक्ड होता है और वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेजर जनरल लेवल 7 के मास्टर है। अगर मैं इनकी कॉम्बैट पावर की बात करूं तो इनका सबसे कम कॉम्बैट पावर 1 मिलियन का होगा, लेकिन लूशन ने उसे डायरेक्टली ही रोक लिया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इधर हम तीनों कैंडिडेट को देखते हैं जो सामने का नजारा देखकर एकदम से शॉक्ड होता है और वो तीनों लोग एकदम से घबरा रहे होते हैं और मन में सोचते हैं कि आखिरकार लूशन ने मेजर जनरल के हमले को कैसे रोका है। और हम लूशन को देखते हैं मेजर जनरल के हमले को रोकने के कारण लूशन का हाथ भी दर्द कर रहा होता है और ये देखने के बाद जी होरंग का पूरा शरीर कांपने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, क्या हम लोगों को इस मॉन्स्टर के साथ कम्पीट करना था? मैंने तो कभी नहीं सुना था ब्राइट स्टार कंपटीशन में इतना ज्यादा शक्तिशाली कोई कंपटीटर होगा। इधर कुइंसा घबराते हुए कहती है, ये लड़का जिसका नाम लूशन है वो तो अब मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और हम कुइंसा को देखते हैं वो कुइंसा की बातें सुनकर घबरा रही होती है। तभी कुइंसा कहता है, ये अभी केवल 18 साल का ही है और इसने तो अभी जनरल का भी टेस्ट नहीं दिया है। तभी कुइंसा को कुछ याद आता है, वो घबराने लगता है और कहता है, क्या उसने तो सचमुच अभी तक जनरल का टेस्ट नहीं दिया है? तभी कुइंसा की बातें सुनकर कुइंसा हंसने लगती है और कुइंसा घबराते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो सबसे ज्यादा अच्छी अचीवमेंट हासिल करेगा वो लूशन होगा। इधर हम जीजिंग को देखते हैं, वो घबराते हुए कहता है, मैं पहले से ही जानता था कि मेरा मुकाबला लूशन से नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने ये भी उम्मीद नहीं किया था कि हम दोनों के बीच में पावर का गैप इतना ज्यादा होगा। और ये अभी 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट ही है, लेकिन इसके 5 लाख कॉम्बैट पावर है और इतना कॉम्बैट पावर तो 6th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट का होता है। तब क्या होगा जब ये 5th लेवल पर पहुंचेगा या फिर 6th लेवल पर? मुझे तो ऐसा लग रहा है तब इसका कॉम्बैट पावर 1 मिलियन से भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और तब जब मैं उसकी उस वक्त का कॉम्बैट पावर देखूंगा तो इसके पास केवल ग्रैंड मास्टर की ही पावर नहीं होगी बल्कि सुपीरियर ग्रैंड मास्टर की पावर होगी। और मैं अब इसके बारे में क्या ही सोच सकता हूँ, इसने तो पहले ही ग्रैंड मास्टर का विल पावर दिखा दिया है। अब ग्रैंड मास्टर बनने की जर्नी इसका है वो पहले से ही तय हो गया है। जीजिंग लूशन को देखते हुए कहता है, हालांकि इसने अभी भी जो स्पेशल मैरो को ऑब्जर्व किया है वो मुझसे कई गुना ज्यादा है और इसके और मेरे बीच का जो गैप है वो अब और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इधर हम लूशन को देखते हैं, वो घबराते हुए मेजर जनरल से कहते हैं, क्या मैंने 150 बिलियन का स्पेशल मैरो को ऑब्जर्व कर लिया है? और लूशन कहता है, मेजर जनरल आपका तो सेंस ह्यूमर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेजर जनरल अफसोस करते हुए कहते हैं, ठीक है तुम इसके बारे में अब मेंशन नहीं करना। जब तुम बैटल फील्ड में जाओगे तो तुम कोशिश करना कि तुम एलियन बीस्ट को कुछ ज्यादा ही मारो, तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुम पर जो पैसा खर्च किया है और उसे और खर्च किया है वो बेकार नहीं गया है और तुम्हें हमारे मिलिट्री रीजन को ज्वाइन करना है। अभी लूशन एटीट्यूड से कहता है, ये तो बहुत ही आम सी बात है। जब मैं बैटल फील्ड में जाऊंगा तब वहाँ पर एक मार्शल आर्ट की ड्यूटी होती है कि वो अपने दुश्मनों को मारे। हालांकि मेरे वजह से आपके बहुत सारा रिसोर्स खत्म हो गया है, इसीलिए जब मैं बैटल फील्ड में जाऊंगा तो आपको और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करूंगा। हम देखते हैं लूशन की बात सुनकर मेजर जनरल हंसने लगते हैं। तभी लूशन आगे कहता है, मैं बिना किसी हेजिटेशन के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मेजर जनरल कहते हैं, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक और ग्रैंड मास्टर का प्रेजेंस मुझे महसूस हो रहा है। तभी मेजर जनरल वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ठीक है अब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा और मैं जब अगली बार तुमसे मिलूंगा तो मुझे ऐसा लगता है तब तक तुम ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। लूशन क्या तुम्हें यही लगता है? ठीक है तब तो मैं उस दिन का आने का बहुत ही ज्यादा इंतजार करूंगा। हम देखते हैं मेजर जनरल वहाँ से जोरों से हंसते हुए चले जाते हैं। अभी कुइंसा लूशन से कहता है, लूशन जनरल ब्राइट स्टार का कंपटीशन यहाँ पर खत्म हो गया है तो तुम्हें अब जनरल एग्जाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है? लूशन कहता है, इंस्ट्रक्टर क्या आपके पास कोई अच्छा सा सजेशन है? अभी कुइंसा कहती है, अगर मैं तुम्हारे अभी करंट की स्ट्रेंथ की बात करूं तो तुम जो भी मार्शल आर्ट एकेडमी चुनना चाहते हो वो चुन सकते हो। और अगर तुम ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की बात करो तो यहाँ पर पूरे ईस्ट में बेस्ट यूनिवर्सिटी निंग मार्शल आर्ट एकेडमी ही है और तुम भी ईस्टर्न निंग प्रोविंस से ही बिलोंग करते हो। अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो तुम्हें वहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और प्रिविलेज मिलेगा दूसरे के मुकाबले में। अभी कुइंसा की बातें सुनने के बाद लूशन एकदम से चौंक जाता है। निंग मार्शल आर्ट एकेडमी, ये तो वही एकेडमी है ना जहाँ से कुइंसा ने पढ़ा है। तभी कुइंसा कहती है, अगर 1 महीने तुम पहले मुझसे ये बात करते तो मैं तुम्हें यही एडवाइस देती कि तुम्हें वही एकेडमी में जाना चाहिए, लेकिन अब मेरा सजेशन तुम्हारे लिए बदल गया है। तुम्हें क्योटो एकेडमी जाना चाहिए क्योंकि क्योटो एकेडमी 7 होली मार्शल आर्ट एकेडमी है और वही एक जगह है जहाँ पर तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को वहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। अगर तुम्हारे पास मौका
मौका मिलता है तो तुम वहाँ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हो। अब वहाँ पर तुम एक मार्शल सेंट से फेवर भी मांग सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम उनका डिसाइपल भी बन सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है जब तुम वहाँ का डिसाइपल बन जाओगे तब तुम वहाँ के 8 लेवल के ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हो। मार्शल सेंट की नाम सुनने के बाद लूशन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मार्शल सेंट? क्विंजाओ कहती है, हाँ, मार्शल सेंट इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है। तुम तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते हो। और उन लोगों के पास इतना ज्यादा पावर होता है कि उनके ऊपर किसी भी तरह के मिलिट्री या फिर नेशन की अथॉरिटी भी नहीं होती है। अभी पूरे ड्रैगन किंगडम में केवल 3 ही 9 लेवल के मार्शल आर्ट सेंट है, और इसीलिए मार्शल आर्ट सेंट इतने ज्यादा सुप्रीम है। और पहले मार्शल आर्ट सेंट का नाम मिंगयू है और दूसरे मार्शल आर्ट सेंट का नाम लिंग जेंग है। अभी लूशन मन में याद करने लगता है कि जब वो सपने में गया था, वहाँ पर एआई के जरिए देखा था, तो सिस्टम ने उसे बताया था कि अभी के समय में केवल 9th लेवल के मार्शल आर्ट सेंट ही है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट केवल मार्शल आर्ट सेंट है। अभी क्विंजाओ कहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा, यहाँ तक कि मैं भी उम्मीद नहीं कर पा रही हूँ। क्विंजाओ की बातें सुनने के बाद लूशन घबराने लगता है और मन में सोचता है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि क्विंजाओ मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अभी लूशन अपने मन में सोचता है, 9th लेवल मार्शल आर्ट सेंट, लेकिन मेरे पास तो पहले ही 3 सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक है, और अगर मैं भविष्य की बात करूँ, मैं भविष्य में उन दोनों को जरूर ही सरपास कर दूंगा, जिसे लोग मार्शल आर्ट सेंट कहते हैं। हम क्विंजाओ को देखते हैं, वो लूशन और क्विंजाओ को दूर से देख रहा होता है और मन में सोचता है, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लूशन अभी केवल लेवल 4 का ही है, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि वो 9th लेवल के मार्शल सेंट को सरपास कर देगा। तभी क्विंजाओ कहता है, नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ हो सकता है कि मेरे सोचने पर ही लिमिट है, क्योंकि लूशन ने जो अभी अपना पावर हम लोगों को दिखाया है, इससे हो सकता है कि वो इस पावर को अचीव कर ले फ्यूचर में। अगर मैं पूरे ड्रैगन किंगडम की बात करूँ तो पूरे मिलिट्री में केवल 8 रैंक के ही ग्रैंड मास्टर है, और रही 9th लेवल की मार्शल सेंट की बात, सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि 1 लेवल का ही डिफरेंस है। अभी लूशन कहता है, हाँ क्यों नहीं, 8 लेवल और 9 लेवल में केवल 1 ही लेवल का तो डिफरेंस है। हम लोग मिलिट्री के पावर को और रिसोर्स का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं 1 लेवल तक। अभी क्विंजाओ आते हुए कहता है, लूशन तुम जैसा सोच रहे हो वो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। एक मामूली इंसान नेचुरली तौर पर 8 लेवल के ग्रैंड मास्टर में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, और तब तक हम लोग अपने सारे रिसोर्स को उस पर खर्च किए कर दिए होते हैं। और हम लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि 9th लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए उन पर और भी कितना ज्यादा रिसोर्स लगेगा। हालांकि लेवल 8 और लेवल 9 में केवल 1 ही लेवल का अंतर है, लेकिन उन दोनों के पावर के बीच का गैप बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा कि तुम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तभी क्विंजाओ अफसोस करते हुए कहती है, 9 लेवल का मार्शल आर्ट सेंट होना ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सपना है, लेकिन हम लोग केवल एक उम्मीद सारे मिलिट्री रीजन को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। तभी क्विंजाओ कहती है, ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की लेफ्टिनेंट होने के नाते मुझे तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में ही रुकना चाहिए। ऐसा कर तुम्हारे पास हायर प्रोबेबिलिटी होता कि तुम फ्यूचर में हम लोग को ही ज्वाइन करते। हालांकि मेरा विश ये है कि हम लोग तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि तुम अपना रास्ता खुद ही डिसाइड करो। क्विंजाओ की ये बातें सुनकर लूशन एकदम से चौंक जाता है और उसे फ्यूचर की बातें याद आने लगती है कि फ्यूचर में क्विंजाओ उसकी वाइफ है, और वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। तभी लूशन अपने आप को शांत करते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ, मेरे लिए इतना सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने पहले ही जनरल और मेरे बीच में प्रॉमिस हो चुका है, मैं बैटलफील्ड में जरूर जाऊंगा और अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करूंगा, और ये तो एक मार्शल आर्ट की ड्यूटी भी होती है। आप लोगों ने हम लोगों को जो सपोर्ट किया है और हमें रिसोर्स दिया है वो मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अभी हम क्विंजाओ को देखते हैं, वो लूशन को देखकर शर्माते हुए कहती है, अब तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम लूशन और क्विंजाओ को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं, और क्विंजाओ उन दोनों को देखकर एकदम से शॉक्ड होता है। क्विंजाओ कहती है, लूशन, हालांकि यहाँ पर अब इलेक्शन खत्म हो गया है, तो कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम होने में कुछ ही दिन बचा हुआ है, इसीलिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए और साइकिक एसोसिएशन में जाकर वहाँ का असाइनमेंट पूरा करना चाहिए, और यही केवल फास्ट तरीका है जिसके वजह से तुम स्टार नेटवर्क का एक्सेस ले सकते हो, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लूशन कहता है, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और यहाँ से निकलने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हम देखते हैं लूशन वहाँ से चला जाता है। तभी क्विंजाओ को चिढ़ाते हुए कहता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जान रहे हैं, लेकिन अभी तुमने जैसा फेस बनाया है मैंने इससे पहले ये फेस कभी नहीं देखा था। मिस क्विंजाओ, क्या आप लूशन को मिस कर रही हैं? क्विंजाओ कहती है, ये तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे
रहे हो। और वो क्वीन साहब को मारते हुए कहती है मैं उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही हूँ। और तभी हम देखते हैं वो पीछे आकर दीवार के पीछे छुप जाती है और अपने मन में सोचती है लूसेन। और हम देखते हैं क्वीन साहब लूसेन के बारे में सोचकर शर्मा रही होती है। अगला सीन हम अगले दिन का देखते हैं जहाँ पर लूसेन और क्वीन साहब हेलीकॉप्टर पर होते हैं। यहाँ पर क्वीन साहब कहती है लूसेन क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम यहीं पर उतरना चाहते हो? लूसेन कहता है हाँ ये अच्छा जगह और यहाँ पर कुछ कम लोग होंगे। क्वीन साहब कहती है ठीक है तुम थोड़ा देर रुको, मैं पायलट को ऑर्डर देती हूँ कि वो थोड़ा नीचे करे और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए रोप को भी नीचे कर दूंगी। लूसेन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो नीचे की तरफ जंप करते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर क्वीन साहब हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे और अभी के लिए मैं आपसे बाय कहता हूँ। और ये कहकर लूसेन नीचे कूद जाता है। हम देखते हैं ऐसा करता देख क्वीन साहब बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। क्वीन साहब घबराते हुए कहता है आखिरकार ये क्या था? क्या ये लड़का अब जिंदा नहीं रहना चाहता है? अभी हम लोग 200 मीटर ऊपर है और उसने तो कोई पैरासूट भी नहीं लिया है। क्वीन साहब खुश होते हुए कहती है नहीं वो ठीक है, वो यहाँ पर मरने वाला नहीं है, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए वो हम लोग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी क्वीन साहब हंसते हुए कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल है। हम इधर लूसेन को देखते हैं तो नीचे गिरते हुए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते हैं उसके चारों तरफ एनर्जी आ जाती है। तभी हम जमीन पर एक आदमी और एक बच्चे को देखते हैं जो वहीं से गुजर रहे होते हैं। बच्चा ऊपर देखते हुए कहता है क्या ऊपर से सुपर हीरो आ रहा है? अभी वो आदमी लूसेन को देखता है और कहता है नहीं ये कोई सुपर हीरो नहीं है, ये तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। और हम देखते हैं ये कहते हुए वो आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वो आगे कहता है ये कम से कम 6 लेवल का ग्रैंड मास्टर तो होगा ही। लूसेन नीचे की तरफ गिरते हुए मन में सोचता है मेरे पूरे बॉडी में, स्किन में, मसल्स में और बोन में, यहाँ तक कि मेरे इंटरनल ऑर्गन में बहुत ही ज्यादा पावर आ गई, यहाँ तक कि वो ट्रांसफॉर्म भी हो गया है। और जो लेवल 4 के ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट ट्रांसफॉर्म होते हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन उससे बिल्कुल ही अलग है और मेरा पावर तो अब लेवल 5 यहाँ तक कि लेवल 6 से भी ऊपर है। तभी लूसेन ग्राउंड पर एंट्री मारते हुए कहता है जब एक ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरता है तो वो टूट जाता है, लेकिन जब एक स्टोन ऊपर से नीचे गिरता है वो ग्राउंड को ही तोड़ देता है। और हम देखते हैं लूसेन जहाँ पर गिरा होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया होता है और वो सामने का शहर देखकर कहता है क्या ये डोंगयांग सिटी है? जब मैं लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू किया है तो मुझे इससे बहुत ही ज्यादा पावर मिली है, यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे ऑर्गन में एनर्जी दौड़ रही है। और लूसेन वहाँ से कूदते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने पावर को फुल्ली डेवलप करने के लिए कम से कम 1 महीना लग जाएगा। हालांकि मेरा इंटरनल पावर गोल्डन है और जो दूसरे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उसका इंटरनल कोर तो कोई कलर ही नहीं होता है। और ये वही चीज है जिसके बारे में मेजर डेनियल ने पहले कहा था, मेरे पास गोल्डन बॉडी और जेड मसल्स है जो कि ग्रैंड मास्टर के इतना ही पावरफुल है। और जब भी मैं कोई मूव करता हूँ तो मेरे अंदर से गोल्डन लाइन का इफेक्ट आता है। डोंगयांग सिटी बस मेरे सामने ही है तो मुझे अब वहाँ पर जल्दी से जाना है और मुझे अपना साइकिक एसोसिएशन में अपना आईडी चेक करवाना है। अब मेरे पास स्टार नेटवर्क का एक्सेस आ जाएगा। मैंने सुना है कि अगर मैं वहाँ पर अचीवमेंट हासिल कर लेता हूँ तो मुझे बोनस पॉइंट भी मिलेगा जो कि जनरल एग्जाम के लिए मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं लूसेन वहाँ से तेजी से दौड़कर जा रहा होता है जिसे वही आदमी और वही बच्चा देख रहे होते हैं और वो दोनों देखकर एकदम से शॉक्ड होते हैं। वो शख्स कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है, मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे आने में इसने जरूर कोई हाई टेक का इस्तेमाल किया है, तभी ये सेफली तरीके से लैंडिंग किया है। और वो जैसे ही लूसेन के जगह पर देखता है जहाँ पर लूसेन ने लैंडिंग किया था वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गड्ढा हो गया होता है। ये देखकर वो आदमी कांपने लगता है और कहता है यहाँ पर कोई भी ऐसा सुपर हीरो नहीं है जो कि इस तरह का फिल्म बना रहा हो। इधर हम साइकिक एकेडमी का देखते हैं जहाँ पर लूसेन पहुँच गया होता है और वो सामने देखता है कि एक आदमी वहाँ पर अपने मेंटल पावर का टेस्ट दे रहा होता है, जिसे देखकर लूसेन चौंकते हुए कहता है क्या यही टेस्ट है? और हम उस आदमी को देखते हैं टेस्ट देने में उस आदमी का बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा होता है और उस टेस्ट में उस आदमी को कुछ नहीं करना होता है, बस एक जगह से दूसरे जगह उस बॉल को पास करना होता है बिना किसी चीज को छुए हुए। लेकिन हम देखते हैं वो बॉल वहाँ की दीवारों को छू देता है। यह देखकर वो आदमी घबराते हुए कहता है ये तो फिर से मुझसे गलती हो गई है और ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। अभी वहाँ का एडवाइजर आके कहता है इस एज में तुम टेस्ट दे रहे हो और तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए और फ्यूचर में यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तभी वो एडवाइजर कहती है फिर अब तुम्हारी बारी आ गई है और तुम यहाँ पर तीसरी बार आए हो। तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कहती है तुम अपने काम से मतलब रखो, जब मैं 20 साल की थी तब मैं लेवल 1 का साइकिक मास्टर थी, ये मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं होगी कि मैं लेवल 2 के एग्जाम में 2 बार फेल हो जाऊं क्योंकि मैं तो अभी 25 ईयर की हूँ। और वो उस बूढ़े आदमी को देखते
हुए कहती है ये तो 50 साल का हो गया है और इसका कंपेयर मुझसे नहीं किया जा सकता है। एडवाइजर कहती है ठीक है तुम अपना टेस्ट यहाँ पर दे दो। अभी वो लूसन को देखते हुए कहती है आखिरकार ये जवान लड़का कौन है। तभी लूसन के साथ वाला एडवाइजर कहता है इसे यहाँ पर कैप्टन डोंग क्विंजाओ ने भेजा है जो कि ईस्टर्न मिलिट्री रीजन से है। उन्होंने कहा है कि इसे अच्छी तरह से ट्रीट करे। फेफे उसे देखते हुए कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा जवान है, क्या वो भी एक साइकिक मार्शल आर्टिस्ट है। फेफे लूसन को देख रही होती है और मन में सोचती है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा जवान और हैंडसम है। तो फेफे लूसन से कहती है लिटिल ब्रदर मेरा नाम फेफे है, मैंने बिल्कुल भी नहीं उम्मीद किया था कि तुम इतनी कम उम्र में एक साइकिक मास्टर बन जाओगे। क्या ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हो? अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आता है तुम मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर टेस्ट कैसे देना है उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा। लूसन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना सोचा है। हालांकि इस बार ये मेरा पहला है कि मैं पहली बार ये टेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी और को भी ये टेस्ट देते हुए देखा है, इसीलिए यहाँ पर कैसे टेस्ट देना है मुझे पता है। तभी फेफे कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये पूरा 3 टेस्ट दिया जाता है। पहला टेस्ट होता है कि इंस्ट्रूमेंट के जरिए तुम्हारे स्ट्रेंथ पावर और साइकिक पावर के प्योरिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो कि तुम्हें कुछ समय दिया जाता है और तुम्हें उसी समय में बहुत सारे बॉल को अपने साइकिक पावर से कंट्रोल करना होता है और फिर यहाँ पर दीवारों में जो ग्लास लगा हुआ है उनके अंदर से उन्हें निकालना होता है बिना किसी ग्लास को छुए हुए। और ये ग्लास बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम अगर आयरन बॉल से इसे हल्का सा भी टच करोगे तो ये टूट जाएगा। इससे पहले यहाँ पर जिस शख्स ने टेस्ट दिया था वो लेवल 1 का साइकिक मास्टर था, इसीलिए उसे केवल एक ही ग्लास को पार करना था और मैं यहाँ पर लेवल 2 का टेस्ट देने के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे 5 लेयर को पास करना है। हालांकि लेवल 1 का टेस्ट बहुत ही ज्यादा इजी है लेकिन मैं लेवल 2 में हूँ और उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं फेफे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही होती है और घबराते हुए कहती है गॉड मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं इस बार इस टेस्ट को आसानी से पास कर लूं। मैं यहाँ पर अब चौथा बार नहीं आना चाहती हूँ। तभी हम टेस्ट लेने वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, वो कहती है फेफे अब तुम्हारी बारी आ गई है। फेफे कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी फेफे एक क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखती है। इंस्ट्रक्टर कहते हैं तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ 11.3 है और तुम्हारा प्योरिटी 1.02 है। ये सुनकर फेफे खुश होते हुए कहता है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं अब आगे का टेस्ट दे सकती हूँ। इंस्ट्रक्टर कहते हैं ये पूरा भी नहीं है, तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो हमारा सेकेंड टेस्ट देने के लिए काफी है, अब केवल यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट ही बचा हुआ है तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर और फेफे क्लास वॉल की तरफ जाने लगती है। तभी इंस्ट्रक्टर फिर से वो कहती है फेफे तुम यहाँ पर तीसरी बार टेस्ट के लिए आए हो, तुम्हें यहाँ का पुराना नियम तो मालूम ही होगा, तुम्हें 15 आयरन बॉल को कंट्रोल करना है और उसे बिना किसी ग्लास वॉल को छुए हुए 5 लेयर को पार करवाना है और ये सब करने के लिए केवल तुम्हें 20 सेकंड मिलेगा। ये सुनकर फेफे बहुत ज्यादा घबराने लगती है और कहती है ठीक है आप टेस्ट अब स्टार्ट कीजिए। तभी हम फेफे को देखते हैं वो अपना साइकिक पावर इस्तेमाल करके आयरन बॉल को उठाने लगती है। उसे ऐसा करता देख लूसन अपने मन में सोचता है ओह तो ये बात है, इसे एक ही समय में 15 आयरन बॉल को कंट्रोल करना है और इसे लेवल 2 के साइकिक मास्टर के लिए एक हार्ड टेस्ट माना जाता है। और इस टेस्ट को देते हुए सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये होती है कि एक मेंटलिस्ट को अपने मेंटल पावर को कंसंट्रेशन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, नहीं तो अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी भटकेगा तो उसका आयरन बॉल ग्लास बॉल को बर्बाद कर देगा। और मेंटलिस्ट को एक बार में ही इस 15 बॉल पर फोकस करना होता है। जितना ये देखने में सिंपल है उतना ये नहीं है। फिर हम फेफे को देखते हैं वो 15 आयरन बॉल को ग्लास के छेद से पार करवाने लगती है और इतना करते हुए उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी हम देखते हैं वो फर्स्ट लेयर को पास कर लेती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है आखिरकार मैंने फर्स्ट लेयर को पास कर लिया है। और वो फिर से परेशान होते हुए कहती है ठीक है अब मैं सेकेंड लेयर की तरफ बढ़ रही हूँ। और तभी हम देखते हैं वो सेकेंड लेयर को भी पास कर लेती है और वो फिर से अपने आयरन बॉल को पोजीशन को एडजस्ट करने लगती है और हम देखते हैं वो थर्ड लेयर को भी पास कर लेती है। फेफे खुश होते हुए कहती है ठीक है मैं अब 4th लेयर तक आ गई हूँ, इस बार मैं ये पक्का कर लूंगी। और आज ही का वो दिन है जब मैं लेवल 2 की साइकिक
साइकिक मास्टर बन जाऊंगी। तभी हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा काम खत्म हो गया है और तुम्हारा प्रैक्टिकल टेस्ट फेल हो गया है। यह सुनकर फेफे एकदम से शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं वो जितना भी आयरन बॉल को कंट्रोल कर रही होती है वो सारा नीचे गिरने लगता है। फेफे निराश होते हुए कहती है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, मैं अभी भी टेस्ट में नहीं पास हो पाया हूँ। फेफे कहती है ठीक है, मैं इसे वार्म अप की तरह ले रही हूँ, अब मैं फिर से इसे करूंगी। और हम देखते हैं वो फिर से अपने आयरन बॉल को साइकिक पावर से उठा लेती है, जिसे देखते हुए लूशन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तभी इंस्ट्रक्टर टाइमर स्टार्ट करते हुए कहती है ठीक है, अब तुम दूसरी बार इस टेस्ट को दो, और उस टाइमर को वो स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं फेफे इस बार सारे आयरन बॉल को ग्लास वॉल के जरिए जल्दी से पास कर रही होती है, जहाँ पर उसका पहला लेयर आराम से पास हो जाता है। ये देखकर फेफे कहती है ये बहुत अच्छा हुआ है, अब मुझे ऐसे ही बाकी लेयरों को पास करना है, मैं एक ही बार में सबको पास कर लूंगी। तभी हम देखते हैं वो सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर को पास कर लेती है। फेफे खुश होते हुए कहती है मेरे पास अभी भी 12 सेकेंड बचा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मेरे लिए कुछ उम्मीद बची हुई है। तभी हम देखते हैं वो आयरन बॉल को कुछ ज्यादा तेजी से ही फिफ्थ लेयर में भेजती है, जिस वजह से उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और वो बॉल उस ग्लास वॉल को छू लेती है, जिस वजह से वो ग्लास वॉल पूरी तरह से टूटने लगता है। यह देखकर फेफी एकदम से घबरा जाती है और कहती है मेरा पूरा मेहनत बेकार हो गया है, और वो नीचे बैठते हुए कहती है आखिरकार मैं फिर से फेल हो गई हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है क्या तुम फिर से इसे ट्राई करना चाहती हो? फेफे उदास होते हुए कहती है नहीं, मैंने इस बार पूरा अपना पावर लगा दिया था, लेकिन मैं अगर इसे ध्यान से देखूं तो मेरा अभी इस टेस्ट को पास करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तभी लूशन कहता है नहीं, तुम पास कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना कैपेबिलिटी है कि तुम आराम से इस टेस्ट को पास कर सकते हो। तुमने जो लास्ट में बॉल को ग्लास वॉल से पास कराया है वो बिल्कुल ही गलत तरीका था। तुम्हें अपने दिमाग का और भी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हें इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि उसके पीछे क्या है। फेफे लूशन के बातें सुनकर एकदम से चौंक जाती है और वो थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी लूशन कहता है तुम्हें बस ऐसे करना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले आयरन बॉल के पोजीशन को ग्लास वॉल के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए, तब तुम्हें उसे ग्लास वॉल के जरिए पास करवाना चाहिए और फिर तुम्हें उसके आयरन बॉल को कॉरस्पॉन्डिंग होल के जरिए पास करवाना चाहिए। यह सुनकर फेफे घबराते हुए कहती ये तुम्हारा मेथड गलत नहीं है, लेकिन इसे करने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा और साइकिक मास्टर के पावर पर भी बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, और साथ ही में ये करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तभी लूशन कहता है ये टेस्ट केवल स्ट्रेंथ का ही नहीं है बल्कि कैलकुलेशन का एबिलिटी का भी टेस्ट है, जो कि साइकिक मास्टर अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल करके करते हैं। तुम्हें शुरुआत से ही तुम्हें तय कर लेना होगा कि तुम्हें कौन से होल में आयरन बॉल को पास करवाना है और फिर तुम्हें वैसा ही करना होगा, और शुरुआत से ही तुम्हें पास तय कर लेना है कि कौन आयरन बॉल कहाँ जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम 15 आयरन बॉल को कंट्रोल कर रही हो, तो तुम उस 15 आयरन बॉल का पाथ अलग अलग तरह से ढूंढ सकती हो। यह सुनकर फेफे एकदम से चौंक जाती है और कहती है हाँ ऐसे तो हो सकता है। लूशन कहता है हाँ ऐसे बहुत ही ज्यादा आसान है। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है लड़के तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम सोच रहे हो ये जितना आसान है उतना आसान नहीं है। ये यहाँ पर ज्यादा साइकिक मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते हैं जो पहले से ही तय कर पाते हैं कि कौन से 15 पाथ में उन लोगों को कम समय में पास करवाना है, और तुम्हें तो सही से कैलकुलेशन करना होगा कि इस दोनों बीच के होल में कितना ज्यादा डिफरेंस है, और फिर तुम्हें समय का भी ध्यान रखना होगा और उसके हिसाब के स्पीड से तुम्हें उस होल से पास करवाना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी लूशन कहता है नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इतने अमाउंट को कैलकुलेट करना ऑर्डिनरी पीपुल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक साइकिक मेंटलिस्ट के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। और तभी लूशन अपना पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है ठीक है आप लोग ये देखिए, और फेफे जैसे ही लूशन का पावर देखती है वो एकदम से चौंक जाती है। तभी लूशन कह रहा होता है ठीक है मैं एक बार ही डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, और हम देखते हैं लूशन अपने मेंटल पावर से एक साथ में ही वहाँ पर जितने भी आयरन बॉल रखे होते हैं उन सभी को वो कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये एक ही बार में सारे आयरन बॉल को कंट्रोल कर रहा है। और तभी इधर हम लूशन को देखते हैं वो सारे आयरन बॉल को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे देता है। लूशन अपने पावर से सारे आयरन बॉल को एक क्यूब में बदल लेता है
और फिर एक एक करके वो ग्लास वॉल के छेदों से उस आयरन बॉल को पास कराने लगता है। और हम देखते हैं एक एक करके वो सारे बॉल बहुत ही आसानी से सारे ग्लास वॉल को पास कर रहा होता है। ये देखकर फेफे एकदम से शॉक्ड होती है और साथ में वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी शॉक्ड होती है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं सारे बॉल सारे ग्लास वॉल को पास कर लेते हैं। तभी लूशन फेफे को देखते हुए कहता है, मैंने जो तुमसे कहा था वो तो बस एक सिंपल सा तरीका था और तुम ऐसे ही करके इससे पास हो सकती हो। तभी लूशन कहता है, एग्जामिनर क्या मैं जान सकता हूँ कि मैंने कितने सेकेंड में इस लेवल को पार किया है। हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, वो समय देखकर एकदम से शॉक्ड होती है और साथ में उनका एम्प्लॉय होता है वो भी शॉक्ड होता है। इंस्ट्रक्टर घबराते हुए कहती है 11 सेकेंड और इंस्ट्रक्टर कहती है नहीं, अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो 10 ही सेकेंड हुआ है यहाँ पर। तभी लूशन कहता है, ओह ये मेरा पहले बार था कि मैंने ये सब चीज किया है तो इसीलिए इसमें मुझे कुछ देर लग गया है। ठीक है, फिर भी मैंने इसे पास कर ही लिया है। फेफे जैसे ही सुनती है कि लूशन ने ये पहली बार किया है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। अभी लूशन फेफे से कहता है, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जैसे मैंने टेस्ट को पास किया है क्या तुमने वो ध्यान से देखा है और वो तुम कर सकती हो? लूशन की बातें सुनकर फेफे घबराते हुए कहती है, तुमने जो अभी किया है वो तो बहुत ही ज्यादा औसम था और ये किसी भी चीज को कंट्रोल करने का डिवाइन स्किल था। फेफे कहती है, मैंने सब साफ साफ देखा है लेकिन मुझे नहीं पता है कि तुमने ये कैसे किया है, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और फेफे मन में सोचती है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे सामने कोई मैजिक शो हो रहा है, यहाँ तक कि मैंने हर मूवमेंट को साफ साफ देखा है लेकिन वो तरीका इतना ज्यादा अच्छा था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई मैजिकल चीज हो रहा है। इधर हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, वो घबराते हुए कहती है, तुमने भारी मात्रा में आयरन बॉल को कंट्रोल किया है और तुमने दर्जनों लेयर ग्लास वॉल को भी पास किया है, वो भी केवल 10 सेकेंड में। यहाँ तक कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आखिरकार तुमने ऐसा कैलकुलेशन कैसे किया है, वो भी बस कुछ ही सेकेंड में। तभी इंस्ट्रक्टर अपने साथी से कहती है, तुम जल्दी से जाओ और जाकर चेयरमैन जैंग को यहाँ पर लेकर आओ, ये बहुत ही ज्यादा रेयर टैलेंट है। उस एम्प्लॉय को देखते हैं, इंस्ट्रक्टर की बातें सुनकर वो भी शॉक्ड से बाहर आता है और कहता है, ठीक है इंस्ट्रक्टर, मैं अभी जाकर चेयरमैन जैंग को लेकर आता हूँ यहाँ पर। अगला सीन हम चेयरमैन जैंग का देखते हैं जहाँ पर वो कार्ड खेल रहे होते हैं और वो सामने देखकर अपने मन में सोच रहे होते हैं, अगर किसी के टीम में तुम्हारा जैसा बंदा हो तो उसका बैड लक तो सचमुच शुरू हो जाएगा। और चेयरमैन जैंग कहते हैं, मैं यहाँ पर लेवल 4 का साइकिक मास्टर हूँ लेकिन इतना लेवल होने के बाद भी मैं गैम्बल का मास्टर नहीं बन पाया हूँ। तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर का एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाता है और घबराते हुए कहता है, चेयरमैन यहाँ पर कुछ इमरजेंसी आ गई है, आपको अभी ही अपने कंप्यूटर डाटा में देखना चाहिए। चेयरमैन जैंग कहते हैं, तुम इतने ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो? और हम देखते हैं वो कंप्यूटर में देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो एम्प्लॉय आकर कुछ चेयरमैन जैंग के कानों में कहने लगता है, जिसे सुनकर उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कहते हैं, जो तुम कह रहे हो वो सच है। तभी वो एम्प्लॉय कंप्यूटर को देखते हुए कहता है, आखिरकार मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, यहाँ पर जो जवान लड़का आपको दिख रहा है उसका नाम लूशन है और वो अब अपना साइकिक पावर और उसका प्योरिटी का एग्जामिनेशन देने वाला है, आप इसे ध्यान से देखिए। और हम लूशन को देखते हैं, वो जैसे ही साइकिक स्ट्रेंथ की चेक करने वाले मशीन को छूता है कि वो मशीन बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है और उसकी रोशनी की वजह से सभी लोग अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं। चेयरमैन जैंग घबराते हुए कहते हैं, आखिरकार यहाँ पर इतना ज्यादा लाइट क्यों हो रहा है? अभी हम देखते हैं लूशन का रिजल्ट आ जाता है जहाँ पर उसका साइकिक पावर 435.8 होता है और उसका मेंटल प्योरिटी 126 होता है। ये देखकर तो फेफे और इंस्ट्रक्टर एकदम से शॉक्ड हो गई होती है, उन लोगों के मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं। तभी फेफे घबराते हुए इंस्ट्रक्टर से पूछती है, इंस्ट्रक्टर क्या ये मशीन खराब हो गया है या फिर टूट गया है? इसमें जो स्ट्रेंथ और प्योरिटी का अमाउंट दिखा रहा है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी इंस्ट्रक्टर घबराते हुए मन में सोचती है, इस एसोसिएशन में प्योरिटी का स्टैंडर्ड लेवल 2 का 1 ही होता है, यहाँ तक कि हमारे लेवल 4 के जो साइकिक मास्टर है उनका प्योरिटी केवल 10 ही है और हमारे चेयरमैन जैंग जो कि लेवल 4 के साइकिक मास्टर है उनका प्योरिटी बिल्कुल 10 ही है। लेकिन मेरे सामने जो लड़का खड़ा है जो कि अभी अभी वो हाई स्कूल का स्टूडेंट लग रहा है, उसका प्योरिटी लेवल तो ऑर्डिनरी 4th लेवल के साइकिक मास्टर से 12 गुना ज्यादा है। आखिरकार हम लोग अब इसे कौन से
से लेवल में रखे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और क्या ये मुमकिन भी हो सकता है कोई इतने कम उम्र में उसका मेंटल प्योरिटी इतने हाई लेवल तक पहुंच जाए? अभी हम देखते हैं वहाँ पर चेयरमैन जैंग दौड़ते हुए चले आते हैं और कहते हैं, इंस्ट्रक्टर क्या तुमने चेक किया है कि मशीन कहीं खराब हो गया हो और उसे फिक्स करने की जरूरत हो? इंस्ट्रक्टर कहते हैं, चेयरमैन जैंग ये मशीन बिल्कुल ही ठीक है। यहाँ पर इससे पहले 2 लोगों ने टेस्ट किया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। तभी लूशन कहता है, इंस्ट्रक्टर मेरा जो रिजल्ट आया है क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? तभी लूशन की बातें सुनने के बाद चेयरमैन जैंग कहते हैं, मिस्टर लू हम लोगों का कहने का मतलब ये नहीं था। आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था और आपका पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप किसी लेवल 7 या फिर लेवल 8 साइकिक मास्टर के डिसेंडेंट है? अभी लूशन कहता है, मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है और मैं तो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और आप चेयरमैन जैंग हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? क्या हम लोग फाइनल टेस्ट को दे सकते हैं? हम चेयरमैन जैंग को देखते हैं, वो अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, मिस्टर लू हम लोगों ने आपके स्ट्रेंथ को देख लिया है। क्या आप अभी भी फाइनल टेस्ट देना चाहते हैं? हम लोग के लिए आप और भी ज्यादा मुसीबत मत खड़ी कीजिए। तभी लूशन अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर किसी को मुसीबत में नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पर टेस्ट देना तो मेरे लिए बस एक मामूली सी बात है। और हम देखते हैं लूशन अपने पावर से आयरन बॉल को मैनिपुलेट करने लगता है। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है, ठीक है अब टाइम स्टार्ट हो गया है। और हम देखते हैं लूशन ग्लास वॉल के जरिए सारे आयरन बॉल को एक जगह एक तरफ से दूसरे तरफ भेजने लगता है। और वो आयरन बॉल को इतनी तेजी में भेज रहा होता है कि वो आयरन बॉल एक ड्रैगन का शेप ले लेता है। लूशन अपने मन में सोचता है, इस बार मैं पहले बार से और भी ज्यादा तेज करूंगा। और हम देखते हैं लूशन बस कुछ ही सेकेंड में आयरन बॉल को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज देता है। यह देखकर लूशन कहता है, ये मेरा दूसरी बार है कि ये मैं कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा ये 5 सेकेंड से भी कम में हो गया है। अभी हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं और उनके हाथ में टाइमर होता है जहाँ पर अभी 4 सेकेंड ही हुए होते हैं और इंस्ट्रक्टर का हाथ भी कांप रहा होता है। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि यहाँ पर 4.5 सेकेंड ही हुए हैं, पूरा 5 सेकेंड भी नहीं हुआ है। इधर हम फेफे को देखते हैं, वो घबराते हुए कहती है, इस बार तो वो पिछले बार से भी 2 गुना ज्यादा तेजी में इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है और आखिरकार इसने समय को घटाया कैसे? और यहाँ तक अब ये कह रहा है कि इस बार इसे ये परफॉर्मेंस करने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया है। अगर मैं इसे देखूं तो ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर इसका लिमिट ना हो। इधर हम डायरेक्टर जैंग को देखते हैं, जो लूशन को ये सब करता देख वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि लूशन ताश की गड्डी का एक जोकर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और डायरेक्टर जैंग कहते हैं, ये लड़का कम से कम साइकिक मास्टर के मास्टर लेवल पर होगा। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे गैम्बलिंग में बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया है और मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं इसे डिस्क्राइब करूँ कैसे। हालांकि मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि यहाँ पर जो यंगर टैलेंट होता है वो पुराने टैलेंट को पीछे छोड़ देता है, लेकिन मैं ये अपने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पर कोई यंगर जनरेशन है पुराने जनरेशन के टैलेंट को सरपास कर दिया है। तभी चेयरमैन जैंग कहने लगते हैं, मिस्टर लू आपके स्ट्रेंथ को हमारे एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। मैं बाद में आपको पर्सनली सर्टिफिकेट बनाकर दूंगा और खुद ही बेच दूंगा, लेकिन हम लोगों की दिक्कत की बात तो ये है कि हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा लेवल 4 का साइकिक मास्टर का बैच दे सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर का साइकिक लेवल का मार्शल आर्ट बैच लेना चाहते हैं तो आपको सीनियर एसोसिएशन में जाना होगा जो कि सेंटर में है। तभी लूशन हंसते हुए कहता है, चेयरमैन जैंग ये मेरे लिए बिल्कुल ही ठीक है। और चेयरमैन जैंग मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अभी हाई स्कूल का स्टूडेंट ही हूँ और कॉलेज के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन जैंग जैसे ही सुनते हैं लूशन ये सब चीज कॉलेज में जाने के लिए कर रहा है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। हम फेफे को देखते हैं, वो घबराते हुए कहती है, लूशन क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा उम्र क्या है? लूशन कहता है, इस बार मैं 18 साल का हो जाऊंगा। मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? क्या मैं देखने में एक हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं लग रहा हूँ या फिर तुम ये सोच रहे हो कि मैं एशियन जमाने का कोई मास्टर हूँ जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा है लेकिन अपने पावर से अपने फेस को जवान रखे हुआ है? हम फेफे को देखते हैं, ये सुनकर वो शर्माने लगती है और शॉक्ड होते
रोते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता चला है कि मैं यही सोच रही हूँ? फिर लूशन कहता है, मिस, मुझे ऐसा लगता है कि आप फैंटेसी नोवेल कुछ ज्यादा ही पढ़ते हैं, तो आपको इतना ज्यादा फैंटेसी नोवेल नहीं पढ़ना चाहिए। 2 महीने बाद मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूँ। अगर साइकिक मास्टर का सर्टिफिकेट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मुझे कुछ और पॉइंट बढ़ाने में मदद नहीं करता तो मैं यहाँ पर यह टेस्ट भी नहीं देने आता। तभी फेफे शर्माते हुए कहती है, लूसेंट, यहाँ पर एक और चांस है, मैं यहाँ पर अभी असाइनमेंट को पूरा कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए? लूसेंट कहता है, हाँ, अगर तुम्हारे पास दूसरा मौका है तब तो तुम्हें उसे जरूर ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि तुम इस बार पास हो जाओ। तभी हम लूसेंट को देखते हैं, वो फेफे के पास चला जाता है और फेफे का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें सबसे पहले रिलैक्स होने की जरूरत है। और हम देखते हैं लूसेंट जैसे ही फेफे का हाथ पकड़ती है तो वो एकदम से शर्माने लगती है और लूसेंट कहता है, ठीक है, सबसे पहले आयरन बॉल को देखो और उसे फील करो, तब उस पर तुम अपने पावर का अप्लाई करना। हम इस कहानी के इस पार्ट में देखते हैं जहाँ पर फेफे बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है, आखिरकार मैंने इस टेस्ट को पास कर ही लिया है। और वो दौड़कर लूशन के पास चली आती है। लूशन कहता है, तुमने देखा ना, इस टेस्ट को पास करना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। फेफे कहती है, इस सब चीज के लिए मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपने मुझे ये सब नहीं सिखाया होता तो मैं आज यहाँ पर पास भी नहीं हो पाती। तभी चेयरमैन जैंग कहते हैं, तुम दोनों को टेस्ट को पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये कैसा रहेगा कि हम लोग आज रात को साथ में मिलकर डिनर करें, क्योंकि डोंगिंग प्रोविंस में साइकिक एसोसिएशन में आज कोई दूसरा 4th लेवल का साइकिक मास्टर बना है। लूशन कहता है, नहीं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर डिनर पार्टी की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं फेफे और चेयरमैन जैंग लूशन के सामने बहुत क्यूट सा फेस बनाने लगते हैं। ये देखकर लूशन कहता है, ठीक है, मैं भी उस पार्टी में आ जाऊंगा। ये सुनकर चेयरमैन जैंग और फेफे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चेयरमैन जैंग कहते हैं, मिस्टर लू, हमारे एसोसिएशन ने आपके लिए पहले ही होटल में कमरा बुक कर दिया है, आप पहले वहाँ पर जाकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर हम लोग दोपहर में आपको पिक करने के लिए आ जाएंगे। फेफे कहती है, ठीक है, मेरे पास कार है, मैं लूशन को अपने साथ ले जा रही हूँ और होटल तक ड्रॉप कर दूंगी और आप इसके लिए बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए चेयरमैन जैंग। अगले सीन में हम फेफे और लूसन को देखते हैं जहाँ पर फेफे अपने कार का दरवाजा खोल रही होती है और उसके पास लूसन जाते हुए कहता है, ये कार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी हम देखते हैं वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। चेयरमैन जैंग कहते हैं, लूसन, ठीक है, अब हम आज रात में मिलेंगे। लूसन कहता है, ठीक है चेयरमैन जैंग, अब हम लोग चलते हैं। और हम देखते हैं फेफे और लूसन कार से निकल जाते हैं और चेयरमैन जैंग अभी भी उन लोग को देख ही रहे होते हैं। अगला सीन हम लूसन का देखते हैं जहाँ पर फेफे लूसन को देखकर मन में सोच रही होती है, मैं जब भी इसे देखती हूँ तो ये देखने में बस एक मामूली सा यंग गाय लगता है, लेकिन इसे देखकर ये कौन सोच सकता है कि ये 4th लेवल का जीनियस साइकिक मास्टर है। अब तो इसकी पावर को देखकर साइकिक एसोसिएशन के चेयरमैन भी इसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा यंग और हैंडसम है और इसका फिजिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर मैं इसका कंपेयर सेकेंड जनरेशन के रिच किड से करूँ तो वो लूसन के सामने तो बिल्कुल ही एक कचरा है। हम फेफे को देखते हैं जो सेकेंड जनरेशन के रिच किड के बारे में सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी फेफे लूसन को देखता है और वो देखती है कि लूसन उसे ही देख रही है। लूसन को अपनी तरफ देखते हुए देख फेफे एकदम से शर्माने लगती है और मन में सोचती है, क्या लूसन का नजर मुझ पर ही है, लेकिन इसका मतलब क्या है और वो ऐसे क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं फेफे बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और मन में सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद कर रहा हो। तभी वो शॉक्ड होते हुए कहती है, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, हम लोग तो केवल 1 घंटे पहले ही मिले हैं। तभी फेफे सोचते हुए कहती है, नहीं रुको, ये अभी टीनएजर है और कुछ टीनएजर लड़के होते हैं जो अपने से बड़ी उम्र के लड़कियों को पसंद करते हैं। मैं इससे मना नहीं कर सकती हूँ कि मैं देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ और मेरा फिगर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं तो एक मैच्योर वुमेन लग रही हूँ, तो लूसन जरूर ही मुझे पसंद करता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि लूसन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम दोनों कपल बन जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। फेफे गाड़ी का रफ्तार बढ़ाते हुए कहती है, ठीक है, मुझे अब इस मौके को नहीं गंवाना है और लूसन को अपने हाथ से अब नहीं निकलने देना है। तभी हम देखते हैं होटल के पास आकर फेफे गाड़ी को रोक देती है और कहती है, लूसन, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। लूसन उतरते हुए कहता है, यहाँ तक मुझे लिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फेफे शर्माते हुए कहती है, लूसन, तुम आगे अब क्या करने वाले हो। अभी लूसन कहता है, फेफे, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। ये सुनकर फेफे एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ से क्यों भागूं। तभी लूसन पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुमने जब कार का स्पीड बढ़ाया था तब तुमने 5 रेड
लाइट को क्रॉस कर दिया था और पीछे 2 पुलिस की कार है जो तुम्हें चेस कर रही है। हालांकि तुम एक साइकिक मास्टर हो, लेकिन तुम्हें कार सेफली ड्राइव करना चाहिए। यह सुनकर फेफे एकदम से शॉक्ड हो जाती है और घबराने लगती है। अभी वो वहाँ से कार तेजी में चलाते हुए कहती है, मिस्टर लू, मैं आज रात कर आकर तुम्हें पिक कर लूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अगला सीन हम होटल के कमरे का देखते हैं, जहाँ पर लूशन टेलीविजन में न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर ही लिंगस्यू का ही न्यूज आ रहा होता है। उसे देखते हुए लूशन कहता है, ही लिंगस्यू का एक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो एक सेलिब्रिटी की तरह लग रही है। यहाँ पर ही लिंगस्यू न्यूज में कह रही होती है, मेरे सामने जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और वो तुरंत ही इफेक्ट करता है। हालांकि बाहर सिटी में ही मेडिसिन का शॉप था, उसका नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया गया है, उनका नाम लिंगसन मेडिकल शॉप रख दिया गया है। और एंकर आगे कहता है, इस शॉप ने अभी अभी एक नया मेडिसिन को लॉन्च किया है जिसका नाम मसल स्ट्रेंथ ब्लड सीरम है और ये पोषण इस एरा को बिल्कुल ही बदल कर रख देगा। यहाँ तक कि इस जैसा सीरम अभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, जो कि इस दुनिया के मार्शल आर्ट के प्रोग्रेस में एक नए दौर को शुरू कर देगा। उस न्यूज को देखते हुए लूशन कहता है, लिंगस्यू ने शॉप का नाम चेंज भी कर दिया है, यहाँ तक कि उसने एक प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर दिया है और उसने मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है। उसको इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देना चाहिए क्योंकि मैं उस शॉप का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास 90% शेयर है। तभी लूशन जैसे ही अपना मोबाइल निकाल कर देखता है तो उसमें ही लिंगस्यू का बहुत सारा कॉल होता है, जिसे देखकर लूशन कहता है, ओह मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरी ही गलती है। तभी लूशन बेड पर लेटते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में अब बाद में सोचूंगा, या फिर मुझे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं कल बहर सिटी में वापस जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं अब अपने सपने की दुनिया में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि लिंगसन मेडिकल शॉप फ्यूचर में जाकर कितना ज्यादा डेवलप होता है। अगला सीन में हम लूशन को अपने सपने में देखते हैं जो एआई के जरिए ही लिंगस्यू के बारे में सर्च कर रहा होता है और उसके सामने उसका पूरा इंफॉर्मेशन होता है, जिसे देखकर लूशन कहता है, इसने तो कुछ ज्यादा ही अचीवमेंट हासिल कर लिया है। हालांकि ही लिंगस्यू बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की है और आज इसने जो मसल स्ट्रेंथ ब्लड सीरम का लॉन्च किया है वो आगे चल बिल्कुल ही सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद कंपनी का वैल्यू 100 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि मेडिकल सेक्टर में बहुत ही ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। लूशन कहता है, यह मेरी जिंदगी के लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी होने वाला है। अभी लूशन ही लिंगस्यू का पर्सनल इंफॉर्मेशन देखकर एकदम से चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर जीवन साथी के जगह पर लूशन का नाम लिखा होता है। यह देखकर तो वो एकदम से शॉक्ड होता है और वो घबराते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी लूशन घबराते हुए कहता है, एआई जल्दी से मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालो। एआई कहता है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है। और लूशन का जैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है कि उसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं लूशन के पसीने भी छूटने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या। तभी हम देखते हैं लूशन का जीवन साथी के नाम के जगह पर अब 2 नाम होता है, यानी कि उसकी अब 2 पत्नियां होती है। पहला लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग कुंजाओ और दूसरा लिंसन ग्रुप की चेयरवुमन ली लिंगसू। ये देखकर लूशन कहता है, क्या डोंग कुंजाओ और ही लिंगसू दोनों मेरी बीवी है और फ्यूचर में जाकर 2 मेरी बीवी होगी। लूशन घबराते हुए कहता है, आखिरकार भविष्य में मैं किस तरह का इंसान बनने वाला हूँ। अभी लूशन कहता है, ठीक है, मुझे अभी शांत रहने की जरूरत है और ये अभी हुआ भी नहीं है, ये तो एक बार फ्यूचर की झलक है और ये समय के साथ साथ बदल जाएगा। तभी लूशन एआई से कहता है, एआई तुम मुझे सर्च करके बताओ मसल स्ट्रेंथ ब्लड सीरम के बारे में। अभी एआई कहता है, आपके पास इतना ज्यादा हाई लेवल की अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए 5 लेवल के एबव का मेडिसिन को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तभी लूशन घबराते हुए मन में सोचता है, मैंने सोचा था कि मेरा जो आइडिया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैं चाहता था मैंने यहाँ पर अपने ही एरा में मसल स्ट्रेंथ ब्लड सीरम का इस्तेमाल कर दिया है और जब 10,000 साल बीत जाएंगे तो ये सीधा ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और 5 लेवल से भी ऊपर का रेयर मेडिसिन बन जाएगा और ऐसे ही मैं बहुत सारे मेडिसिन को रिलीज करता रहूं तो 10,000 सालों के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होगा, यहाँ तक कि वो बहुत ही ज्यादा डेवलप भी हो जाएगा। तभी लूशन शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, इससे तो हमारा फ्यूचर भी बदल सकता है। तभी लूशन कहता है, एआई जल्दी से तुम मुझे हिस्ट्री दिखाओ। और लूशन घबराते हुए हिस्ट्री को देखता है और मन में सोचता है, हाँ यहाँ पर सचमुच कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर जो अर्थ का डिस्ट्रक्शन होने वाला था उसमें कुछ साल और देरी हो गई थी। जब मैंने पिछली बार चेक किया था तब अर्थ की डिस्ट्रक्शन कुछ ज्यादा ही पहले हो गया था, लेकिन इस बार कुछ सालों बाद हुआ है। इसका मतलब ये है कि 10,000 सालों में मेरा मसल स्ट्रेंथ ब्लड सीरम पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया है, जिस वजह से इस बार वे लोग कुछ और सालों तक सरवाइव कर पाए हैं। तभी लूशन अपने हाथों में 3 टेक्निक को रखा होता है और वो मन में सोच रहा होता
सोचता है क्या होगा अगर वहाँ पर 3 11th लेवल का सुप्रीम टेक्निक हो। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो डिस्ट्रक्शन का किस्मत है वो बदल जाए। तभी लूशन घबराते हुए कहता है नहीं, अगर मैं इन सारे टेक्निकों को अपने समय में सबके सामने लाऊंगा तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन बच जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये टेक्निक किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए जिस वजह से फ्यूचर का दुनिया पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाए। मैं यहाँ पर अब कुछ लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। मैं जल्दी करने के चक्कर में ऐसे तो मैं पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर दूंगा और यहाँ तक कि पूरा सोसाइटी ही खत्म हो जाएगी और मेरी फैमिली और मैं अपना बहुत सारा दुश्मन बना लूंगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये कौन जानता है कि आगे चलकर इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन का भला ही होगा और फ्यूचर में जो होने वाला है वो इससे रुक जाएगा। तभी लूशन अपने आप को देखते हुए कहता है अगर क्या होगा कि मैं फ्यूचर में मैनकाइंड को नहीं बचा पाऊंगा, तब तो मेरा 10,000 साल का जो मार्शल आर्ट है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और फिर मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं बचेगा कि भविष्य में ह्यूमन सिविलाइजेशन बच सके। मेरे लिए अब अच्छा यही होगा कि मुझे कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मुझे अपना पावर बढ़ाना होगा और उसके बाद मुझे यहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। फिर धीरे धीरे करके मैं इन सारे टेक्निकों को रिलीज करूंगा। अभी मैं जिस युग में रह रहा हूँ उस युग में एक मार्शल आर्टिस्ट को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है और वो गाइड केवल मैं ही बन सकता हूँ। पर लूशन पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो मन में सोचता है ओह मैंने तो ही लिंगसे को मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया हूँ, और वो अपना मोबाइल निकालते हुए ही लिंगसे को मैसेज का रिप्लाई देने लगता है। यहाँ पर लूशन मन में सोचता है मैं उससे कहूंगा कि वो मेरे लिए कुछ मेडिकल मटेरियल तैयार रखे, जब मैं कल लौटूंगा तो उसका इस्तेमाल करूंगा। और ये मैसेज वो लिंगसे को सेंड कर देता है, जिसे देखकर ही लिंगसे अजीब सा मुंह बनाने लगती है और वो गुस्से से लूशन को बहुत सारा मैसेज टाइप करने लगती है, जिसमें लूशन वो बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। और हिल उनसे मन में सोचती है अब उसके पास समय मिला है कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई करे, और उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया है। उसमें उसने यही पूछा है कि मैं उसके लिए मेडिकल मटेरियल को तैयार रखूं। उसे तो कंपनी के बारे में थोड़ा भी परवाह नहीं है। क्या उसको पता भी है कि इसे चलाना मेरे लिए अभी कितना मुश्किल हो रहा है। तभी हम लूशन को देखते हैं, वो उधर से फिर से मैसेज करता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। और हम ही लिंगसे को देखते हैं, उसने जितना भी बातें लूशन के बारे में भला बुरा लिखा होता है वो उसे सेंड करने वाली ही होती है, लेकिन सेंड नहीं करती है। और मन में सोचती है मैं इसे तो मना भी नहीं कर सकती हूँ। आखिरकार पता नहीं क्यों मैं इस डेविल के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर हिलुंगस्वे मैसेज में सिर्फ यही भेजती है कि ठीक है मैं तुम्हारा काम सारा समय पर कर दूंगी, और वो अपने मन में बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। इधर हम लूशन को देखते हैं, वो पार्टी में जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसके सामने फेफे खड़ी होती है और कहती है मिस्टर लू मैं आपको पार्टी में ले जाने के लिए यहाँ पर पिक करने के लिए आई हूँ, क्या आप पार्टी में जाने के लिए तैयार है। लूशन कहता है तुम मुझे सिर्फ लूशन कहो, तुम जब भी मुझे मिस्टर कहती हो तो मुझे अजीब सा लगता है। ठीक है अब हम लोग पार्टी में चलते हैं। लूशन को देखते हुए फेफे कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है इस सूट में। अगला सीन हम पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर फेफे और लूशन पहुँच जाता है। वहाँ का नजारा देखकर लूशन कहता है ये तो बस एक डिनर पार्टी थी, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आए हैं। फेफे कहते हैं एल्डर जैंग दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल बुढ़ा लगता है, लेकिन लैंग सिटी में उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा हाई है। हालांकि एल्डर जैंग ने इस पार्टी को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने आप ही आ गए हैं और एल्डर जैंग इन लोगों को मना भी नहीं कर पाए हैं। लूशन कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ है, मैं यहाँ पर तो एल्डर जैंग के साथ कुछ समय बिताने के लिए आया था। ठीक है ये भी बुरा नहीं है, वैसे भी कल मैं लिंगचेंग सिटी से वापस जा रहा हूँ बहे सिटी में। तभी हम वहाँ पर साइकिक एसोसिएशन के चेयरमैन एल्डर जैंग को देखते हैं, जिसे बहुत सारे लोग घेरे खड़े होते हैं। कुछ लड़कियां उन्हें देखते हुए कहते हैं एल्डर जैंग जो मुझसे कह रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मुझे चौंकाने वाली बात है और मुझे तो उस पर विश्वास ही नहीं हो रही है। एल्डर जैंग कहते हैं अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी ये विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ही सच है। और वो मन में सोच रहे होते हैं हमारे एंसेस्टर ने जो भी हमसे कहा है वो बिल्कुल ही सच है। हमारा यंगर जनरेशन ओल्ड जनरेशन को रिप्लेस कर देता है। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत ही अच्छा टैलेंट है। अभी हम उस पार्टी में डैन और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। उसकी फ्रेंड कह रही होती है आज का पार्टी कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं है, तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ तक कि लैंगचेंग सिटी के मेयर भी आए हुए हैं और साइकिक एसोसिएशन के चेयरमैन भी यहाँ पर है। लैंगचेंग सिटी में जितना भी हाई स्टेटस के लोग हैं ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लकी नहीं होते तो हम लोगों को यहाँ पर आने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि इस पार्टी में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं और जो साइकिक एसोसिएशन के चेयरमैन जैंग है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई
स्टेटस रखते हैं। क्या तुम्हें पता भी है साइकिक मास्टर दूसरे ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा प्रीशियस माने जाते हैं। तभी डैंडन मन में सोचती है क्या साइकिक मास्टर, ओह मुझे अब याद आया, लूसन ने पहले मुझे मेंशन किया था कि वो साइकिक मार्शल आर्ट एसोसिएशन में आने वाला है। तभी वो अपने फ्रेंड से कहती है जिन यून क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्या यहाँ पर तुम किसी से पूछ कर बता सकती हो कि इस एसोसिएशन में लूसन नाम का कोई बंदा है। जेन्यून जैसे ही लूसन का नाम सुनती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है लूसन मैंने ये वेनहुआ से सुना है कि घर आते समय तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट से मिली थी और तुम्हें उस पर दिल आ गया है। डैंडन कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, तुम वेनहुआ की बातों पर विश्वास मत करो। तभी डैंडन की फ्रेंड उससे कहती है तुम लेंचन सिटी में बहुत लंबे समय से अभी रुकी हुई हो और तुम तो अपने स्टडी के लिए वापस भी नहीं गए हो। क्या वही वो लड़का है जिसके वजह से तुम यहाँ पर हो? मैंने सुना हूँ कि उसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा और ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में उसका कनेक्शन भी ज्यादा अच्छा, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी। डैंडन तुम मुझे सचमुच बताओ कि तुम क्या सोच रही हो? जिनयून कहती है डैंडन यहाँ तक तो ठीक है, अगर तुम किसी गरीब लड़के को कॉलेज में डेट करती हो जिसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास समय है इस सब चीज को करने के लिए, लेकिन ये बात केवल डेट तक ही सीमित रहे क्योंकि उससे तुम्हारा जल्द ही ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन तुम तो हाई स्कूल स्टूडेंट के प्यार में गिर गई हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? अभी डैंडन कहती है लूसन वो कोई नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। डैंडन का फ्रेंड गुस्सा करते हुए कहती है लेकिन वो तो अभी हाई स्कूल का स्टूडेंट ही है ना। ठीक है उसके बारे में मैं तुमसे और भी बात नहीं करना चाहती हूँ। तभी डैंडन अपने मन में सोचती है जब से मैं और लूसन अलग हुए थे तब से मैं लेंचन सिटी में ही हूँ क्योंकि लूसन ने मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर जल्दी या फिर देर से लेंचन सिटी में आएगा और मैंने उसे बहुत सारा मैसेज भी किया है लेकिन लूसन ने उसका रिप्लाई नहीं दिया है, यहाँ तक कि उसने उसे पढ़ा भी नहीं है। क्या वो मेरे बारे में थोड़ा भी फील नहीं करता है? तभी जिनयून कहती है डैंडन तुम मेरी सबसे अच्छी सिस्टर हो, ठीक है मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज का पार्टी इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे सिटी में एक नया 4th लेवल का साइकिक मास्टर अपेयर हुआ है जो कि इल्डर जैंग के लेवल का ही है और उसके बारे में जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला है तो केवल लैंगचंग सिटी ही नहीं बल्कि पूरा डोंगिंग प्रोविंस हिल गया है। तुम इस बात की कल्पना करो कि अगर हम लोग उस बिग फिगर वाले बंदे से मिलते हैं तो हमारी फैमिली की जो अभी पोजीशन है वो कितना ज्यादा हाई हो जाएगा। तभी डैंडन हंसते हुए कहती है क्या जो नया 4th लेवल का साइकिक मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा यंग है? जेन्यून कहती है मुझे पता नहीं है, इल्डर जैंग बहुत ही ज्यादा बूढ़े है और वो अब 4th लेवल पर है। हालांकि अगर हम लोग सोचे कि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा यंग भी नहीं होगा। और तुम यहाँ के पार्टी को ध्यान से देखो, यहाँ पर पार्टी में बहुत सारी औरतें आए हैं जिसकी उम्र लगभग 40 साल से ऊपर ही होगी। डैंडन अफसोस करते हुए कहती है जेन्यून जो कह रही है वो सच है, हो सकता है मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल ही गलत है और वो शख्स ना हो। तभी जेन्यून चिल्लाते हुए कहती है डैंडन क्या तुम अभी भी हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हो? तुम उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि आज रात को हम लोगों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। डैंडन कहती है अगर हम अपने सर्किल की बात करें तो तुम और मैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई हाई स्टेटस का बंदा नहीं आया है। उसकी फ्रेंड कह रही होती है डैंडन मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम किधर देख रही हो? डैंडन जैसे ही सामने देखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है जहाँ पर लूसन अभी बड़े आराम से खाना खा रहा होता है। अभी लूसन घूमकर डैंडन को देखता है और उसे हाथ हिलाकर हाय कहता है। उसे देखते हुए डैंडन कहती है ये तो सचमुच लूसन है और वो उसके तरफ भागते हुए कहती है जेन्यून तुम यहाँ पर जो करने के लिए आई हो वो करो, मैंने यहाँ पर अपने फ्रेंड को देखा है। जेन्यून जैसे ही डैंडन को भागते हुए देखती है वो कहती है डैंडन तुम कहाँ जा रही हो? और हम डैंडन को देखते हैं वो लूसन के तरफ जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अभी वो सामने देखती है लूसन के पास फेफे आ जाती है और वो उसको पकड़े हुए होती है। इसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है आखिरकार ये औरत कौन है? वो जैसे ही लूसन के साथ फेफे को देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है आखिरकार ये लड़की कौन है? क्या ये लूसन की गर्लफ्रेंड है? तभी डैंडन लूसन की तरफ इशारा करते हुए कहती है लूसन हम लोग एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखे हैं। लूसन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस है, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि हम लोग लेंचन सिटी में ऐसे मिलेंगे। हम डैंडन को देखते हैं वो लूसन को जैसे ही गौर से देखती है तो वो एक
एकदम से घबराने लगती है और वो अपने मन में सोचती है मैं लूसन से कुछ दिनों पहले ही दूर हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लूसन और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है और हम दोनों के बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। तभी फेफे डैंडन को देखते हुए लूसन से पूछती है, लूसन ये कौन है? लूसन कहता है इसका नाम जेन डैंडन है, ये मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैंने ट्रैवल करते समय 1 मंथ पहले मिला था। ये सुनकर फेफे कहती है, ओह तो तुम उस जैंग हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डैंडन की फ्रेंड आ जाती है जिसे डैंडन देखकर घबराने लगती है। डैंडन की फ्रेंड कहती है, डैंडन तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? डैंडन कहती है ये लूसन है और लूसन ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम जिंगयून है और ये वही लूसन है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बात किया था। डैंडन की फ्रेंड जैसे ही लूसन को देखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है और कहती है ये लूसन है, ये तो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है और ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ओह तो मुझे अब समझ में आया कि डैंडन इस लड़के के प्यार में गिरी कैसे। तभी डैंडन की फ्रेंड लूसन के बगल में फेफे को देखती है और कहती है लेकिन इसके बगल में जो औरत खड़ी है वो तो जू फेफे है जो कि जू फैमिली से है। डैंडन की फ्रेंड अपने मन में सोचती है अब मैं समझ गई हूँ कि आखिरकार हाई स्कूल का लड़का यहाँ पर किस तरह से आया है। अब मैं पक्का श्योर हूँ कि ये प्ले बॉय है जो कि अपना चार्म का इस्तेमाल करके यहाँ पर आया है और वो औरतों के जरिए अपना सोशल रैंक बढ़ाना चाहता है। तभी डैंडन की फ्रेंड कहती है ओह तो तुम मिस्टर ल्यू हो, मैंने डैंडन से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, वो तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है, हालांकि तुम देखने में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो। हम लूसन को देखते हैं, उसे डैंडन के फ्रेंड का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उसे हेलो कहता है। डैंडन का फ्रेंड एटीट्यूड से कहता है मैं बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर देना, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर लू कहाँ से है? हम लूसन को देखते हैं, वो तुरंत ही जवाब देता है मैं बहर सिटी से आया हूँ। यह सुनकर डैंडन की फ्रेंड एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तभी लूसन कहता है क्या तुम अगला ये प्लान कर रही हो कि तुम मेरी फैमिली की हिस्ट्री जान लो ताकि तुम उससे पता लगा सको कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, या फिर तुम ये पता करना चाहती हो कि आखिरकार मैं इस डिनर पार्टी में आया कैसे? लूसन की बातें सुनकर डैंडन की फ्रेंड एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो अजीब सा रिएक्शन देने लगती है। लूसन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और मैं एक आम सा स्टूडेंट हूँ और मेरा क्लास तुम्हारे क्लास इतना बेहतर नहीं है और मैं इस डिनर पार्टी में बिल्कुल ही सही रास्ते से आया हूँ। तभी लूसन वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है अब मैं यहाँ पर और भी कुछ रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ, तुम लोग का ये बकवास बात मुझे अब बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है। यह सुनकर वहाँ पर डैंडन एकदम से शॉक्ड हो जाती है और साथ में फेफे भी घबराने लगती है। लूसन जाते हुए कहता है अगर हम लोगों को भविष्य में मौका मिलेगा तो हम लोग फिर से बात करेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और लूसन मन में सोचता है इसीलिए मैं इस तरह की गैदरिंग में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस बार थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो गया था, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली ही इस दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है, अगर वो मेरी फैमिली को हार्म करने की कोशिश करेगी या फिर उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेगी तो मैं उसे बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं हूँ। हम फेफे को देखते हैं, वो लूसन को वहाँ से जाते हुए देखकर घबराने लगती है और लूसन को बुलाने भी लगती है। वो डैंडन के दोस्त पर गुस्सा करने लगती है और फिर वहाँ से वो लूसन के पीछे जाने लगती है और कहती है लूसन तुम मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। हम डैंडन को देखते हैं जो लूसन को वहाँ से जाते हुए देख एकदम से घबराने लगती है और वो भी लूसन के पास जाना चाहती है, लेकिन डैंडन का दोस्त उसे रोक देती है और कहती है डैंडन तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे यहाँ से जाने दो, इस तरह का पर्सन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और डैंडन की फ्रेंड अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है हालांकि मैंने तो यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया था और यहाँ पर उसने हम लोगों से जो कहा है इससे तो मुझे यही लगता है कि यहाँ पर उसने किसी तरह का डील करके यहाँ पर आई है, लेकिन वो यहाँ पर अपने प्राइड के बारे में बात कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो रहा था। मैं इस तरह के लड़के को इससे पहले बहुत बार देखी हूँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी राइट पर्सन नहीं है। तुम सामने देखो, क्या जानती हो कि उस लड़के के साथ जो उसके बगल में औरत है वो कौन है? उसका नाम जू फेफे है और तुम तो जू फैमिली के बारे में जानते ही होगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बात कर रहे थे कि इसने सेकेंड लेवल का साइकिक एग्जाम पास कर लिया है और वो लेंचन सिटी में सेकेंड लेवल की
इलाइट जनरेशन है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उसका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेटस है। और तुम ये भी देख सकते हो कि ये दोनों कितना ही ज्यादा क्लोज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लूसन ने अपने अपीयरेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पर आने के लिए इससे डील कर लिया होगा ताकि वो डिनर पार्टी में यहाँ पर आ सके। अभी डैंडन की फ्रेंड कहती है, डैंडन तुम सामने देखो, लूसन एक गोल्ड डिगर लड़का है, तुम्हें अब अपना दिमाग को खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका असली नेचर क्या है। डैंडन चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम क्या बात कर रही हो, लूसन इस तरह का लड़का नहीं है, वो ऐसा नहीं हो सकता है। डैंडन की फ्रेंड कहती है, मैं जानती हूँ कि सच्चाई बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है, लेकिन यही सच्चाई है। लेकिन सभी लोगों को सच को फेस ही करना होता है। तुम मेरी बात को मानो और तुम्हें इस बारे में खुद से ही सोचना चाहिए। तभी डैंडन कहती है, नहीं लूसन इस तरह का पर्सन नहीं है। क्या वो इस तरह का पर्सन है? तभी डैंडन याद करने लगती है कि लूसन गांव में उसे किस तरह से बचाया था, जहां पर उसने एक हीरो की तरह एंट्री मारी थी। और डैंडन मन में सोचती है, वो तो एक हीरो है जिसने मेरी जिंदगी को बचाया है। तभी वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं तो पक्का यहाँ पर पागल हो गई थी और मैं तो लूसन पर डाउट भी करने लगी थी कि लूसन एक गोल्ड डिगर लड़का है। तभी डैंडन कहती है, जेन्युइन लूसन उस तरह का पर्सन नहीं है जैसा तुम उसके बारे में मुझे बता रही हो। तभी डैंडन की फ्रेंड कहती है, डैंडन क्या तुम पागल हो गई हो? तभी बगल से कोई आदमी कहता है, तुम लोग सामने देखो, प्रेसिडेंट जैंग यहीं आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जैंग को देखते हुए डैंडन की फ्रेंड कहती है, डैंडन हम उस प्ले बॉय के बारे में बाद में बात करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट हम लोगों को नए लेवल 4 के पावर हाउस से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, तो हम लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट जैंग वो लूसन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर डैंडन की फ्रेंड एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आखिरकार प्रेसिडेंट जैंग उस आदमी के पास क्यों जा रहे हैं? आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं, मिस्टर लू मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको ज्यादा भीड़ वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लूसन कहता है, प्रेसिडेंट जैंग इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी हम प्रेसिडेंट जैंग को देखते हैं, वो अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी से कहने लगता है, सभी लोग मेरे तरफ ध्यान दो। से कहा था, अब समय आ गया है कि मैं अपने घर वापस चले जाऊं। मैं जिंदगी में बस यही चाहता हूं कि मैं अपने परिवार के आसपास रहूं और मैं मार्शल आर्टिस्ट सीखता रहूं। अगला सीन हम लूसन के घर का देखते हैं, जहां पर लूसन की मां लूसन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खाने के लिए अपने साथ बुलाती है। हम देखते हैं उसके डैड और बहन वहीं पर बैठे होते हैं, जिसे देखकर लूसन के डैड कहते हैं, लूसन तुम वापस आ गए हो। उसकी बहन कहती है, ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ पर वापस आ ही गए हो। और वो लूसन का बढ़ा हुआ हाइट देखकर कहती है, ब्रदर आखिरकार आप एक ही ट्रिप में इतना ज्यादा लंबे कैसे हो गए हैं? तभी लूसन कहता है, मैं यहाँ पर लंबा नहीं हुआ हूँ, तुम हो जो यहाँ पर छोटी हो गई हो। तुम्हारा क्लास यहाँ पर कैंसिल है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा पावर कितना बढ़ा है और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो तुम्हें मैसेज भेजा है उस पर तुमने ध्यान दिया होगा। अगर तुमने यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं किया होगा तो तुम उस टॉनी को लेने के बारे में भी बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर हाई क्लास के लोगों को भी उस लेवल का सप्लीमेंट नहीं मिलता है और यहाँ तक कि पैसे से भी वो मार्केट में नहीं मिल पाएगा। हम लूसन की बहन को देखते हैं, लूसन की बातें सुनकर वो घबराने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है, लूसन पहले तुम बैठ जाओ और यहाँ पर पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम दोनों बात कर लेना। हम देखते हैं खाने को देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लूसन खाते हुए कहता है, डैड मैंने जो यहाँ पर मीट और मेडिसिन फ्रिज में पहले रखा था, क्या आप उसे रेगुलरली खा रहे हैं ना? लूसन के डैड कहते हैं, हाँ। लूसन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये किस तरह का सप्लीमेंट है? मैं इसे हर दिन पानी में मिलाकर पीता हूँ। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा फिजिक बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, जैसे कि मैं 20 साल का हो गया हूँ। और अगर इस मेडिसिन का इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा है तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। लूसन कहता है, ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेरा यहाँ पर एक फ्रेंड है जिसके पास मेडिसिन का शॉप है, तो उसने ये मुझे दिया है ताकि मैं इसे मिडिल एज पीपल को दे सकूं। आप इसे ड्रिंकिंग करते रहना और आप इसे छोड़ना मत, क्योंकि मेरे पास काफी है ये। तभी लूसन की माँ कहती है, लूसन यहाँ पर अब तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम घर पर ही रहने वाले हो? लूसन कहता है, हाँ मैं यहाँ से अभी नहीं जाने वाला हूँ। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं घर पर ही रहूंगा। और हम देखते हैं सभी लोग बातचीत करते हुए खुशी खुशी खाना खा रहे होते हैं। तभी लूसन कहता है, अगर आप दोनों के पास कुछ फ्री समय होगा तो हम लोग नया घर देखने के लिए चले, क्योंकि ये हाउस
बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये सुनकर लूसेंट की मॉम, डैड और उसके सिस्टर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। परिवार के साथ अपने नए घर में आ जाता है, जिसे देखते हुए उसके पिता कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस है। लूसेंट खुश होते हुए कहता है हाँ यही वो नया घर है जिसे मैंने अपने कॉन्टैक्ट के जरिए लिया है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तभी लूसेंट के पिता थोड़ा घबराते हुए कहते हैं क्या हमारा पुराना जो घर था वो तो नाइस नहीं था, ये घर दिखने में कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव लग रहा है, क्या हम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और हम देखते हैं सभी लोग लूसेंट को ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं। लूसेंट कहता है डैड आप चिंता मत कीजिए, पिछले कुछ महीने में मैंने बहुत सारे कंपटीशन और ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट लिया हूँ और जिस वजह से मैंने बहुत सारा पैसा मनी प्राइज में जीता है, तो आप लोगों को पैसे के बारे में चिंता करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। और इस घर का कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा कम है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है जो कि मुझे कंपटीशन से मिला है, मेरे पास कुछ मिलियन तो होगा ही। इधर हम लूसेंट की माँ को देखते हैं, वो लूसेंट की बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है। और हम लूसेंट के पिता को देखते हैं, वो घबराते हुए कहता है लूसेंट क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है, तुम हम लोगों से मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। और हम लूसेंट की बहन को देखते हैं, वो कहता है ब्रदर आपने बस 2 ही महीने में इतने सारा पैसे को जीत लिया है। यह सुनकर लूसेंट अपने बहन का सर सहलाते हुए कहता है तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैंने बैंक में डाका डाला है। ठीक है इस घर को हम लोगों ने ऑफिशियली ले लिया है मॉम डैड, अब समय आ गया है कि हम लोग इस घर में मूव ऑन हो जाए। तभी लूसेंट के फादर कहते हैं ठीक है तुम्हारी बात सुनने में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब अब हम लोगों को करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम है और ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से हुआ है। और हम लूसेंट को देखते हैं, वो अपनी बहन से कहता है क्वीनी तुम मेरे साथ आओ, इस घर के बैकयार्ड में एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, मैं तुम्हारा अभी का करंट एबिलिटी देखना चाहता हूँ। हम क्वीनी को देखते हैं, वो घबराते हुए कहती है ठीक है ब्रदर। और हम लूसेंट को देखते हैं, वो अपने बहन को सर से पकड़कर ले जा रही होती है। तभी उसकी बहन कहती है ब्रदर आप मेरे बाल को मत खींचिए, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अगले सीन में हम क्वीनी को देखते हैं जो कि बेटल पोजीशन में होती है और वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लिए होती है और साथ में घबरा ही रही होती है। तभी लूसेंट कहता है तुम वहाँ पर उस वक्त से एक ही पोजीशन में खड़ी हो, ठीक है जल्दी करो और जल्दी से मुझे कुछ दिखाओ कि तुम्हारा पावर अभी क्या है। तभी क्वीनी को देखते हैं, वो अपने पावर से ऊपर की तरफ कूद जाती है और लूसेंट को अपने लातों से किक करती है, लेकिन हम लूसेंट को देखते हैं वो एक ही हाथ से क्वीनी के किक को रोक लेता है। और लूसेंट कहता है पहले तो तुम अपने फॉर्म को ठीक करो, आखिरकार तुम्हारी जैसी लूजर मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है। तभी क्वीनी रोते हुए कहती है आखिरकार मैं अपने फॉर्म को कैसे ठीक करूं, तुमने तो अब तक मेरा पैर पकड़ा हुआ है, तुम अभी एक रैंक मार्शल आर्टिस्ट हो और मैं कितनी उम्र की हूँ और मैं तो अभी एक कोई फुल्ली मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बनी हूँ, तुम तो बस यही जानते हो कि मुझे कैसे बुली करना है और मैं कोई लूजर नहीं हूँ। तभी लूसेंट क्वीनी का पैर छोड़ते हुए कहता है ठीक है पहले तुम खड़े हो जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हें पहले कुछ सिखा देती हूँ, मेरे पास कुछ यूजफुल टेक्निक है जिसे मैंने खुद से ही सीखा है। ये सुनकर क्वीनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ब्रदर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है ना, क्या वो मार्शल आर्ट सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं। और लूसेंट क्वीनी को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है कि क्वीनी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लूसेंट मन में सोचता है ये तो कुछ देर पहले रो रही थी लेकिन अब एकदम से शांत हो गई है, आखिरकार ये इतनी जल्दी अपने मूड को चेंज कैसे कर लेती है। लूसेंट कहता है ठीक है तुम्हें जो भी कहना है इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में तुम उसे कह सकते हो, अब मैं तुम्हें इसे सिखाने वाला हूँ और मैं जैसा करता हूँ तुम्हें भी वैसा ही करना है और तुम्हें इस टेक्निक को किसी को भी नहीं बताना है। क्वीनी कहती है ठीक है ब्रदर मैं सब समझ गई हूँ, मैं इस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ। और हम लूसेंट को देखते हैं, वो क्वीनी को ट्रेनिंग करवाने लगता है और कहता है सबसे पहले तुम अपने ब्रेथ पर कंट्रोल करो। इधर हम क्वीनी को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है कि सभी लोग ये जानने के बारे में क्यूरियस है कि मेरा ब्रदर आखिरकार कुछ ही मंथ में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है। अगर मैंने इसे अपने आंखों से नहीं देखा होता कि पिछले कुछ महीनों में ये कितना ज्यादा कमजोर था तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। और ये कुछ ही महीने में स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन बन गया है जो कि आज ये है। यहाँ तक कि मैंने अपने आंखों से भी देखा है लेकिन मुझे भी अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि इसका पावर बहुत जल्दी ही अवेकन हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने अंदर जरूर कुछ सीक्रेट छुपा रहा है। और हम देखते हैं क्वीनी अजीब सा मुंह बनाने लगती है और वो अपने मन में सोचती है मेरा टैलेंट
मेरे ब्रदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा था और अगर मेरे हाथ में उसका सीक्रेट टेक्निक लग जाता है या फिर मैं उसके सीक्रेट टेक्निक को सीख लेती हूँ तो मेरा जितना इंटेलिजेंस है मैं फ्यूचर में अपने ब्रदर को जरूर सरपास कर दूंगी। और हम देखते हैं ये सोचते हुए कोइन्ही हंस रही होती है और उसका ध्यान ट्रेनिंग से बिल्कुल ही दूर हो जाता है। अभी हम लूशन को देखते हैं वो कोइन्ही के सर पर अपने हाथों से मारता है और कोइन्ही गुस्सा करते हुए कहती है, ब्रदर अगर तुम इतना ज्यादा बड़े हो गए हो तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम अपने हाइट का फायदा उठा रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कोइन्ही अपना प्रैक्टिस को खत्म कर लेती है और वो जैसे ही खत्म करती है कि वो थककर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर लूशन कहता है ये कैसा रहा है, क्या तुम्हें इस प्रैक्टिस का इफेक्ट पता चल रहा है। कोइन्ही खुश होते हुए कहता है, ब्रदर ये तो बिल्कुल ही अद्भुत था, आखिरकार आप मुझे जो सिखा रहे हैं वो किस तरह की मूव है, इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पिछले बार प्रैक्टिस किया था उसका इफेक्ट दर्जनों के बराबर में ये एक ही प्रैक्टिस करने के वजह से हो गया है। लूशन अपने मन में सोचता है अब मैं अपनी सिस्टर को क्या कहकर बेवकूफ बनाऊं, हालांकि मेरी सिस्टर इसे किसी को बोलने वाली नहीं है। तभी लूशन कुछ सोचता है और कहता है ठीक है मैं ऐसे इसे समझा सकता हूँ। तभी लूशन कहता है ये वही चीज है जो तुम आम दिनों में प्रैक्टिस करती हो, लेकिन वो उसका लेटेस्ट वर्जन है। यह सुनकर कोइन्ही घबराते हुए कहती है, ब्रदर आपका कहने का क्या मतलब है कि ये लेटेस्ट वर्जन है। लूशन कहता है जैसे कि फोन और कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका वर्जन 2.0 या फिर 3.0 होता है, लेकिन सच्चाई में कंपनी पहले ही वर्जन 9.0 यहाँ तक कि 10 वर्जन भी बना लेती है, लेकिन जो वर्जन 2.0 होता है वो सिविलियन के लिए यूज होता है और उससे ऊपर का जो वर्जन होता है जो कंपनी ने डेवलप किया होता है वो टेस्टिंग फेज में होता है, जो कि ऑफिशियल लॉन्च से बहुत ही ज्यादा दूर होता है, इसीलिए तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। ये सुनकर कोइन्ही एकदम से शॉक्ड हो जाती है और लूशन पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे एक जानवर समझ रहे हो जो इस सब का टेस्ट मुझ पर करना चाहते हो। तभी लूशन कोइन्ही के गाल खींचते हुए कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको टेस्ट करने के लिए इन सब चीजों को भी नहीं दिया जाता है और ये ट्रेनिंग मेथड बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एडवांस है। कोइन्ही कहती है, ब्रदर लेकिन ये फिर भी कुछ रिस्की है, क्या होगा अगर प्रैक्टिस करते हुए मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए और मैं डिसेबल हो जाऊं। तभी लूशन कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हम दोनों एक ही पेरेंट्स से जन्म लिए हैं और हम दोनों का फिजिकल कंडीशन बिल्कुल ही एक जैसा है और मैं इस टेक्निक को बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होके तुम डिसेबल होने वाली होगी तो उससे पहले ये मेरे साथ हो जाएगा। तभी कोइन्ही कहती है, क्या होगा अगर हम लोग अंत में डिसेबल हो जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स को कौन देखभाल करेंगे जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो। तभी लूशन कोइन्ही के तरफ डेविल सा स्माइल देते हुए भागते हुए कहता है, ठीक है तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और हम कोइन्ही को देखते हैं वो वहाँ से भागते हुए कहती है, ब्रदर मैं यहाँ पर मजाक कर रही थी, आप इसे सीरियसली क्यों ले लिए हैं। अगले सीन में हम कोइन्ही को देखते हैं जो कहती है, ब्रदर अगर ये बॉडी टेक्निक इतना ही ज्यादा अद्भुत है तो आखिरकार आपको ये कैसे मिली है, क्या ये कुछ इलीगल नहीं है। लूशन कहता है, नहीं ये बिल्कुल ही इलीगल नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करने वाला हूँ। और तभी हम लूशन को देखते हैं वो कोइन्ही पर लॉक लगा देता है, जिस वजह से कोइन्ही बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है, ब्रदर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे पहले जाने दो और यहाँ पर तो तुम सचमुच मुझे मार ही डालोगे और तुम अभी भी ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हो। तभी हम देखते हैं लूशन कोइन्ही को छोड़ देता है। कोइन्ही घबराते हुए कहती है, ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक है और तुमने इसे मुझे सिखा दिया है तो इसके लिए आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तभी लूशन कहता है, हाँ जिस पर्सन ने ये मुझे सिखाया था उसने मुझसे कहा था कि मैं इस टेक्निक को किसी को भी नहीं सिखाऊं, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा और हमारी फैमिली भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। ये सुनकर कोइन्ही बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और कहती है, क्या ब्रदर अगर आपने इस टेक्निक को मुझे सिखा दिया है तो इसका मतलब तो यही है कि वो शख्स आपको नहीं छोड़ने वाला है। तभी लूशन कहता है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था और तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हें कैसे ये नहीं सिखाता और तुम जब तक इसे सीक्रेट रखोगी तो कोई भी इसके बारे में पता नहीं कर पाएगा तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तुम याद रखना कि तुम इसे किसी को भी नहीं बताना, यहाँ तक कि नहीं तो अपने दोस्त को और नहीं टीचर को, यहाँ तक कि तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को भी नहीं बताना, क्योंकि ये चीज हमारे फैमिली के जिंदगी की सवाल है।
यहाँ तक कि यह हमारे पूरे इंटायर फैमिली को इफेक्ट कर सकती है। क्वीन कहती है ब्रदर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। लूशन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और मूव सिखा देता हूँ, अगर तुम इसे अच्छे से सीख जाओगी तो तुम अपने रूम में इसका प्रैक्टिस कर सकती हो। हम क्वीन को देखते हुए वो घबराते हुए मन में सोचती है ओह तो ये ऐसी बात है, तुम हर समय अपने रूम में ही छुपे रहते थे और इस ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करते थे। और वो खुश होते हुए कहती है मेरा टैलेंट मेरे भाई से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि मैं भविष्य में अपने ब्रदर को सरपास न कर पाऊँ। मेरा टैलेंट और स्किल की वजह से और मैं जो अपने भाई के सामने जो अभी एक्टिंग कर रही हूँ उसके वजह से तो मुझे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और लूशन कहता है क्वीन इस दोपहर को मैं कहीं जा रहा हूँ और तुम घर पर ही रहकर खुद से इसका प्रैक्टिस करो और जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हें मैं कुछ और टेक्निक को सिखा दूंगा। क्वीन कहती है ठीक है ब्रदर। अगला सीन हम लूशन को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर उसके सामने ही लिंक्सुई होती है। वहाँ पर लूशन जाते हुए कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इंतजार करवाया है। लिंक्सुई कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर से आने वाले हो और मुझे यहाँ पर पता था कि तुम्हें बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया है। और हम देखते हैं वहाँ पर ही लिंक्सुई ने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया होता है। यह देखकर लूशन कहता है तुम्हारा ये सब सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लूशन कहता है अब तुम मुझे बताओ कि इन दिनों कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। हमारा मार्केट प्राइस ब्लड स्ट्रेंथ टॉनिक का 49,000 है। हालांकि ये प्राइस ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये प्राइस इतना ज्यादा हाई तो जरूर है कि एवरेज पर्सन इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और मेरा टारगेट मिडिल फैमिली है जिसके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी हो। और हमारे प्रोडक्ट का सेल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को जब से लॉन्च किया है तब से एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन हम लोगों का 20,000 प्रोडक्ट पहले ही सोल्ड हो गया है। और हमारे प्रोडक्ट का परचेज रेट बहुत ही ज्यादा हाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर में हमारा प्रोडक्ट जरूर ही स्टार प्रोडक्ट बन जाएगा मार्शल आर्ट की दुनिया में। और इससे पूरे बाहे सिटी यहाँ तक कि डोंगिंग प्रोविंस को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लूशन खाना खाते हुए कहता है बहुत अच्छा, मैं तुम पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। लूशन कहता है ठीक है, क्या यहाँ पर फंडिंग में कुछ दिक्कत है। लिंक्सुई कहती है नहीं, अभी के लिए हम लोग ने मैनेज कर लिया है। हालांकि हम लोग जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो हम लोगों को एडिशनल ब्रांच खोलने की जरूरत होगी, तब हम लोगों को बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं बचा हुआ है अब। तभी लूशन कहता है ठीक है, कुछ समय में मैं तुम्हें कुछ और पैसा दे दूंगा और तुम्हें बैंक के लिए पैसे के लिए चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लिंक्सुई कहती है ठीक है, तब पैसे की प्रॉब्लम मैं तुम पर छोड़ देती हूँ। और लिंक्सुई कहती है ठीक है, तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर जनरल एग्जाम के लिए सचमुच कुछ समय बाकी है। लूशन कहता है हाँ, यहाँ पर कुछ समय बाकी है, लेकिन इस समय में मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। मैं अपना सारा सामान जनरल एग्जाम के प्रिपरेशन में लगाना चाहता हूँ, इसीलिए प्रोडक्ट का सेल का जितना भी मैटर होगा वो तुम्हें ही संभालना होगा। और मैं कुछ दिनों में अपने नए घर में मूव करने वाला हूँ, इसीलिए मैं अपने नए घर का एड्रेस तुम्हें सेंड कर दूंगा। इधर हम लिंक्सुई को देखते हैं, वो लूशन को देखकर घबराने लगती है और मन में सोचती है मैं तो यहाँ पर भूल ही गई थी, मेरे सामने जो शख्स खड़ा है उसका हर मूवमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। मुझे तो लग रहा है कि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या ये सचमुच एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसने अब तक जनरल एग्जाम भी नहीं दिया है? अब मुझे इसे समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इसे 6 महीने पहले नहीं मिला होता तो मैं तो बिल्कुल ये इमेजिन भी नहीं कर पाती और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं अपना पूरा भरोसा और अपनी पूरी फैमिली की किस्मत इस पर लगा दूंगी। लेकिन अभी इसका बढ़ा हुआ पावर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय मैंने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ही गलत नहीं था। तभी लिंक्सुई उठते हुए कहती है अगर यहाँ पर हम लोगों को कुछ और बात नहीं करनी है तब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लूशन कहता है ठीक है, गुड बाय। और लिंक्सुई कहती है ठीक है, मैं एक बात तुमसे कहना तो भूल ही गई थी, मैंने माफेंग को प्रमोट कर दिया है और उसे स्टोर मैनेजर बना दिया है। लूशन कहता है तुम इस सब की इंचार्ज हो तो तुम जो करोगी वो बिल्कुल ही ठीक है। लिंक्सुई कहती है ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। और हम देखते हैं लिंक्सुई वहाँ से चली जाती है। हम लूशन को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है लिंक्सुई कंपनी वो तो मेरे फंडिंग रिसोर्स का एक जरिया है और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं भविष्य में और भी ज्यादा सप्लीमेंट को बनवा सकता हूँ। और जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तब लिंक्सुई कुछ ऐसा करती है और मुझे धोखा देती है। जब उसका पावर बढ़ने
के बाद तो मुझे इसके लिए चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ही फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी फैमिली है, लेकिन रियलिटी में वो लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। बाद में या अभी वे मुझसे ही मदद मांगने के लिए आएंगे, तब मुझ पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं आने वाला है, तो बिना कुछ सोचे मुझे उसे दे देना होगा और मैं जब चाहूँ उससे वो वापस भी ले सकता हूँ। और मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे अपने एबिलिटी पर और भी ज्यादा फोकस करना है और उसे इम्प्रूव करना है और स्पिरिचुअल वेपन को फॉरगेन करवाना है, जो कि मेरा वेपन इनफाइनाइट ब्लेड वेल होगा। मेरे पास अब बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक है और इमॉर्टल गोल्डन बॉडी है जिसको ब्रेक थ्रू की जरूरत है। अगर ये सब मेरे पास होगा तो अगली बार जब मैं ग्रेट मास्टर वैल्करी को फेस करूंगा तो केवल मैं उसे रिट्रीट करने का ही मौका नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। जहाँ पर लूशन अपने नए घर पर होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर समय बहुत ही ज्यादा जल्दी बीत गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले ही मैं मॉर्निंग स्टार बना था, उसके बाद मैं साइकिक मार्शल आर्टिस्ट का एग्जाम दिया था और उसे सक्सेसफुली पास भी कर लिया था। इस वजह से मुझे बहुत सारा बोनस मिला था और मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम भी हुआ था। उसी से मैंने अपने फैमिली के लिए एक नया घर खरीद लिया है। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि आखिरकार हॉन्चर मार्शल आर्ट स्कूल के लोगों को ये खबर कैसे मिल गया है कि मैंने एक नया घर खरीदा है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है, वे लोग यहाँ पर खुद से ही आकर हम लोगों की मदद करने लगे था और उन लोगों की मदद की वजह से हम लोग अपने नए घर में जल्दी से मूव हो गए थे। और कल मुझे जनरल एग्जाम देना है। इधर हम लूशन की बहन को देखते हैं जो खुश होते हुए कहता है आखिरकार मेरे पास अब खुद का मार्शल आर्ट ट्रेनिंग रूम है, और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला रही होती है। तभी हम इधर लूशन के मॉम और डैड को देखते हैं, जहाँ पर लूशन की मॉम कहती है हम लोग अब यहाँ पर आ गए हैं तो हम लोगों को अब नेबर को विजिट करना चाहिए। उसके पिता कहते हैं हाँ, और हम देखते हैं वे दोनों अपने नेबर्स के लिए कुछ गिफ्ट भी ले जा रहे होते हैं। तभी लूशन कहता है डैड मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। लूशन के डैड कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अब अपने कमरे में जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हें जनरल एग्जाम देने के लिए जाना है, तो तुम्हारे लिए आराम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर तुम मार्शल आर्ट के कंपटीशन में चैंपियन बन जाते हो तो हमारा फैमिली तुम पर बहुत ही ज्यादा प्राइड करेगा। अगले सीन में हम लूशन को देखते हैं जो अपने कमरे में जाकर सो जाता है और मन में सोचता है मेरा इनर स्ट्रेंथ पहले ही 4th लेवल के पीक स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो गया है और मैं किसी भी समय एक स्टेप कंप्लीट करके 5 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर बन सकता हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत लंबे समय पहले ही 5th लेवल का वॉरियर बन सकता था, लेकिन मेरा न बनने का कारण ये है कि मैं इसमें देरी कर रहा हूँ ताकि मैं अपने इनर स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं। और मेरे अंदर जो गोल्डन इनर एनर्जी है वो अब गोल्डन एम्बर लाइक सब्सटेंस में बदल रहा है और मेरे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है और मेरे अराउंड अब तीसरी बार रिफाइनिंग हो रही है, जो कि अब जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। और ऐसा हो जाता है तो मेरा पावर बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी के साथ हम लूशन को देखते हैं वो अपने सपने में वैल्किरी के पास चला आता है जो कि एक ग्रैंड मास्टर होती है। और लूशन वैल्किरी को देखते हुए कहता है आखिरकार मैं इससे लड़ने के लिए आ ही गया हूँ। और लूशन वैल्किरी पर हमला करते हुए कहता है ठीक है मैं आज का ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। और ये कहते हुए उस वैल्किरी पर वो हमला कर देता है और हम देखते हैं वो वैल्किरी भी उस पर हमला कर देती है, जिसका हमला रोकने में लूशन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और लूशन घबराते हुए कहता है मेरा पावर पहले ही 20 गुना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी इससे डील करने के लिए ये काफी नहीं है। और हम देखते हैं लूशन वैल्किरी पर फिर से हमला करता है और कहता है मैंने स्टार फोर्स की पावर को अब 20 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और लूशन उस वैल्किरी को एक जोरदार पंच देता है। तभी हम देखते हैं उस पंच से उस वैल्किरी को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उल्टा वो वैल्किरी लूशन को एक जोरदार किक मारती है जिस वजह से वो दूर जाकर गिरता है। तभी हम लूशन को देखते हैं वो वैल्किरी की तरफ बढ़ते हुए अपने 4th स्पेशल ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और मन में सोचता है मैंने भी पहले 2nd लेवल का फ्रेम ब्रीथिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया है, अब मैं अपने हाथों में फायर बॉल को भी बना सकता हूँ। और हम देखते हैं ये कहते हुए लूशन अपने सामने फायर बॉल बनाते हुए एक मीटियोर की तरह वैल्किरी पर ऊपर से हमला करता है और कहता है मैंने अपना बहुत ज्यादा पावर को अनलीश कर दिया है, मैं देखता हूँ कि वो कितना ज्यादा डैमेज होती है। लेकिन हम देखते हैं वो हमला जैसे ही वैल्किरी को लगता है कि वैल्किरी लूशन को हमले को वहीं पर डिफेंड कर लेती है और उस हमले को डिफेंड करते हुए वैल्किरी अजीब सा स्माइल दे रही होती है। और हम देखते हैं वैल्किरी उस पर
अपने आइस पावर से हमला कर देती है, लेकिन लूशन उससे बचते हुए नीचे की तरफ उतर जाता है और मन में सोचता है मैं बहुत लंबे समय से इस ग्रैंड मास्टर वैल्किरी से हमेशा ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरा अभी का जो कैपेबिलिटी है वो उसके सामने कम से कम 5 मिनट सरवाइव करने का है और मैं ग्रैंड मास्टर के सामने ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पर 5 मिनट में नहीं मर सकता हूँ। अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ तो पहले बार जब मैं यहाँ पर आया था और इससे मिला था तो मैं पलक झपकते ही मारा गया था और मेरा पावर उस वक्त बहुत ही ज्यादा कम था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मेरे पास जो मार्शल आर्ट है मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बॉडी के साथ अच्छी तरह से फ्यूज हो गया है। अगर मैं यहाँ पर मास्टर होता जिसके पास परफेक्शन लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होता तो क्या मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट का एडवांस लेवल को कंप्लीट कर पाता। और तभी हम वैल्किरी को देखते हैं वो अपना सबसे ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देखकर लूशन भी घबराने लगता है और वो कुछ स्टेप पीछे खसक जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकता हूँ, जब मैं जनरल एग्जाम दे लूंगा तब मैं श्योरली 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा और उसके बाद मैंने 11th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट का जो 3 मेजर टेक्निक है उसको भी अच्छी तरह से मास्टर कर लूंगा और अपने पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और अपने इनर स्ट्रेंथ को अपने क्यूआई एनर्जी में बदल लूंगा और एक बार जब मैं 5th लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो मैं इस वैल्किरी को जरूर ही हरा दूंगा। और मैं यहाँ पर जितना ज्यादा इस ग्रैंड मास्टर वैल्किरी से फाइट करता हूँ उतना ही मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, क्योंकि इसके पास आइस की पावर है जो कि वो अपने स्पेयर में बदल ले रही है और अगर मैं एक बार उसे मार देता हूँ तो उसका पावर भी मुझे मिल जाएगा, साथ में मेमोरी भी। तो मेरा ताकतवर बढ़ने का जो डिजायर है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है और मेरे पास अभी एडवांटेज की बात तो ये है कि मैं अपने वेपन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरा जो वेपन है उसका नाम अनएंडिंग ब्लेड वेल है, जिस वेपन को बनवाने के लिए मुझे 27 बिलियन का कॉस्ट खर्च करना पड़ा है और सबसे पहले इसके मटेरियल के लिए मैंने 27 किलोमीटर का माइनिंग किया है। उसके बाद इसके मटेरियल का इम्प्योरिटी हटाया गया है और उसका जब फाइनल रिजल्ट आया है तो वो हम लोग के सामने ही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावर फ्यूज करने के बाद इतने सारे मटेरियल का केवल एक ही हथियार बन पाया है। और लूशन रोते हुए कहता है वो तो मुझे अब पता चला है कि स्पिरिचुअल मास्टर का लाइफ इतना ज्यादा हाई वैल्यूएबल क्यों होता है और वे लोग इतने ज्यादा गरीब क्यों होते हैं। ठीक है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग इसके बारे में कर सकते हैं। ये प्रोफेशन तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम लोगों को पैसे को पानी की तरह बहाना है। हालांकि ठीक है मैं इसके बारे में अब सोचना बंद कर देता हूँ, लेकिन मैं इस वेपन के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूँ कि मैंने जो इस पर पैसा खर्च किया है वो इसके लायक है। अगर यहाँ पर 10,000 पहले का भी मार्शल आर्ट है तो बिना कुछ सोचे स्पिरिचुअल मास्टर सारे मार्शल आर्ट के प्रोफेशन में सबसे ऊपर होता है और बीते कुछ महीनों में मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली किलिंग टेक्निक को जो कि 5th लेवल का मार्शल आर्ट है और उसका नाम अनएंडिंग ब्लेड वेल है और ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ग्रैंड मास्टर को आराम से मार सकता है। और ये कहते हुए लूशन वैल्किरी पर हमला कर देता है। तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है कोई 5th लेवल पर होते हुए एक ग्रैंड मास्टर को मार सकता है या फिर 6th लेवल पर होते हुए 7th लेवल को मास्टर को मार सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल वेपन का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर कोई ऐसा भी स्पिरिचुअल कॉम्बैट टेक्निक है जो कि अनडाइंग ब्लेड वेल से भी ज्यादा पावरफुल है। ये सोचते हुए लूशन घबराने लगता है और मन में सोचता है मेरे सामने जो फीमेल वॉरियर है उसका कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल ग्रैंड मास्टर उससे मैचअप नहीं कर सकते हैं। और इधर हम वैल्किरी को देखते हैं, लूशन के ब्लेड विल को वैल्किरी रोक लेती है और वो ब्लेड विल तो उसके पास भी नहीं पहुंच पाता है। यह देखकर लूशन घबराते हुए कहता है मैं अभी भी उसे एक खरोच नहीं पहुंचा पा रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं अपने हथियार के साथ भी उसे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे अब अनएंडिंग ब्लेड वेल के किलिंग मूव को अपने फुल फोर्स से रिलीज करना होगा। और हम देखते हैं ये कहते हुए वो वैल्किरी पर हमला कर देता है और कहता है एक बार जब ब्लेड विल का पावर मैं पूरी तरह से रिलीज कर दूंगा तो मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाऊंगा और उसके अगले मूवमेंट में ही मुझे वो फीमेल वॉरियर मार डालेगी। और हम उस वैल्किरी को देखते हैं वो लूशन के हमले को रोक लेती है और उसी के तरफ ही हमला कर देती है। यह देखकर लूशन घबराते हुए कहता है लेकिन मेरे पास विंड ब्रेथिंग टेक्निक है और साथ ही में इमॉर्टल बॉडी है, तो मेरा स्पीड तो उससे कई गुना ज्यादा पहले ही बढ़ गया है। और हम लूशन को देखते हैं वो घबराते हुए उससे बचकर भाग आता है बहुत ज्यादा दूर और
और वो मन में सोचता है अगर मैं उसके दायरे में नहीं जाता हूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है कि यहाँ पर मेरे लिए कोई भी सुटेबल पार्टनर नहीं है और वो फीमेल वॉरियर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसके साथ एक प्रैक्टिस करना कुछ ज्यादा ही रिस्की है। अगर मैं हेड टू हेड उससे फाइट करता हूँ तो वो मुझे मार डालेगी बिना कुछ सोचे हुए। तो मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मेरा लिमिट कहाँ तक है। हम लूसन को देखते हैं, वो उठते हुए मन में सोचता है कल जनरल एग्जाम होने वाला है तो मेरे लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सिटी मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होने वाला है और मेरा लक्ष्य चैंपियन बनना है। लेकिन मैं वहीं तक नहीं रुकने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत ही आगे जाने वाला हूँ। अगले सीन में हम लूसन को खाने के टेबल पर देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ प्रे कर रही होती है, गॉड मेरे सन को आशीर्वाद दीजिएगा ताकि वो जनरल एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सके। लूसन की बहन कहती है भाई मैं भी तुम्हारे साथ एग्जाम में जाऊंगी। लूसन कहता है ठीक है, अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि तुम्हें जनरल एग्जाम के टेस्ट के बारे में पहले से ही पता हो जाएगा। तो तुम जब देने टेस्ट जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर थोड़ा भी नर्वसनेस नहीं महसूस होगा। लूसन की बहन कहती है मैं वैसे भी नर्वस नहीं होने वाली हूँ। लूसन की माँ हंसते हुए कहती है तुम बिल्कुल भी नर्वस मत होना, बस अपने एग्जाम में बेस्ट देना, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा भी क्यों ना आए, तुम हमेशा अपने पेरेंट का सबसे लाडला बेटा रहोगे। तभी लूसन के डैड वहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाते हैं और कहते हैं सन जल्दी से तुम कार में आ जाओ। लूसन कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। लूसन के डैड कहते हैं सन एग्जाम में तुम अपना बेस्ट देना जिसकी वजह से हमारी लू फैमिली एक टॉप लेवल का मार्शल आर्ट प्रोड्यूस करे और ये सब तुम पर डिपेंड करता है। तभी लूसन की बहन चिल्लाते हुए कहती है डैड आप मेरे बारे में क्यों भूल गए हैं। लूसन के डैड कहते हैं तुम छोटी लड़की, तुम्हें अभी अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा वर्क करना है और टॉप लेवल का स्कॉलर बनने के लिए तुम अभी बहुत ही ज्यादा पीछे हो। अगला सीन हम जनरल एग्जाम होने वाले जगह का देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। लूसन जैसे ही बाहर निकलता है कि सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को दिलासा दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि घबराने के लिए नहीं, और साथ ही में उसका आईडी कार्ड और एडमिशन टिकट चेक करने के लिए बोल रहे होते हैं और कुछ पेरेंट अपने बच्चों को डांट भी रहे होते हैं। ये सब सुनकर लूसन मन में सोचता है बहुत लंबा समय हो गया है कि मैं अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं रिटर्न हुआ था, अब आखिरकार मैं यहाँ पर जनरल एग्जाम का टेस्ट देने के लिए आ ही गया हूँ, वो भी बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, और पिछले कुछ महीने में मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया है। लूसन के डैड कहते हैं अगर मैं अपने पिछले दिनों की बात करूँ तो मैं भी यहाँ पर जनरल एग्जाम देने के लिए आया था लेकिन मेरा टैलेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं था और न ही मैं उसे अच्छी तरह से कर पाया था, तो यहाँ पर कुछ ही टेस्ट देने के बाद मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन सन तुम मुझसे 100 गुना ज्यादा बेहतर हो। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ तुम इस टेस्ट में अपना बेस्ट देना। यह सुनकर लूसन कहता है ठीक है डैड मैं समझ गया हूँ। तभी हम देखते हैं लूसन वहाँ से जाने लगता है। यह देखकर लूसन की बहन कहती है ब्रदर आप टेस्ट में अपना बेस्ट देना, मैं और डैड आपका बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। अगला सीन हम हॉल का देखते हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्टर अनाउंस कर रहे होते हैं कि एनुअल मार्शल आर्ट एंट्रेंस एग्जाम अब शुरू किया जा रहा है और सभी लोगों को ऑर्डर यहाँ पर बनाए रखना है। सबसे पहले सभी लोगों को अपने क्यूआई एनर्जी को मेजर करना है, उसके बाद उन लोगों को अपने कॉम्बैट पावर को मेजर करना है और हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर एक एक करके कैंडिडेट को बुलाने लगते हैं और एग्जामिनेशन रूम में भेजने लगते हैं और एक एक कर सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर कैंडिडेट के ग्रुप में देखता है और एकदम से चौंक जाता है जहाँ पर वो देखता है कि लूसन अकेले ही बीच में खड़ा होता है और उसके पावर की वजह से सभी लोग उससे बहुत दूर हट गए होते हैं। ये देखकर वो कहता है सभी लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर फ्रंट लाइन में खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, डरपोक की तरह सभी लोग बहुत ज्यादा गैप बनाकर पीछे क्यों खसक गए हुए हैं, जल्दी से सभी लोग अपने लाइन में आओ। तभी एक लड़का घबराते हुए कहता है एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जैसे ही इसके नजदीक जाते हैं तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब फील होने लगता है और मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगता हूँ, यहाँ तक कि अब मेरा पूरा बॉडी भी कांपने लगा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और उसके पास नहीं जा सकता हूँ। तभी वो एग्जामिनर लूसन की तरफ आते हुए कहता है आखिरकार क्या हुआ है यहाँ पर, और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे आता है लूसन के पास तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लूसन का पावर भी उसे फील होने लगता है और लूसन का पावर इतना ज्यादा होता है कि उस एग्जामिनर का पसीना भी छूटने लगता है। वो एग्जामिनर मन में सोचता है
इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो घबराते हुए मन में सोचता है इस तरह का ऑरा तो तभी ऐसे रिलीज किया जा सकता है जब वॉरियर का क्यूआ एनर्जी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाए। और ऑर्डिनरी पीपुल उस शख्स के पास जैसे ही जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि वे लोग एक मॉन्स्टर के पास पहुंच गए हैं। और वो इंस्ट्रक्टर लूसन से दूर हटते हुए कहता है ये एक तरह का बॉडी प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। जैसे ही बॉडी को लगता है कि वो खतरे में है वो अपने आप रिएक्ट होकर दूर हटने लगता है। और वो घबराते हुए कहता है आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है ठीक है, यहाँ पर मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसे ही पहले भेजना होगा। और वो इंस्ट्रक्टर कहता है लूसेन सबसे पहले तुम अब टेस्ट देने जाओ, सबसे पहले तुम अपने क्यूआ एनर्जी का टेस्ट दो और उसके बाद तुम्हारे पीछे सभी लोग आएगा। हम देखते हैं सामने जितना भी कैंडिडेट जा रहा होता है सभी लोग उसे देखकर अचानक से इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं हम लोगों को लूसेन से दूर रहना होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। लूसेन कहता है ठीक है मैं अब टेस्ट दे रहा हूँ। तभी लूसेन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो सुनता है कि कोई लड़का कह रहा होता है कि मैंने किसी भी तरह का बैन सब्सटेंस को नहीं लिया है, मैं तो बस एक छोटा सा चिकन सूप को पिया है जो कि मेरे अंकल ने मेरे लिए बनाया था। उन्होंने कहा था कि वो एग्जाम में मेरी मदद करेगा। और हम देखते हैं एग्जामिनेशन का स्टाफ उसे खींचते हुए बाहर ले जा रहा होता है। वो एग्जामिनर कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर किसी तरह का बैन सब्सटेंस को लिया है तो तुम लोगों को जल्दी ही बोल देना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया था। अब तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं है, तुम्हें जनरल एग्जाम से निकाला जाता है और 3 सालों के लिए तुम इस टेस्ट को नहीं दे सकते हो। हम देखते हैं वो लड़का कहने लगता है मैंने किसी तरह का चीट नहीं किया है, मैं इसे एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल का स्टाफ उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। तभी दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है इस कैंडिडेट को नहीं पता था कि कैसे काम किया जाता है, यहाँ का रूल तो ये कहता है कि वो 3 सालों के लिए एग्जाम नहीं दे सकता है, लेकिन सच बात तो ये है वो अपने जिंदगी अब पूरी तरह से ही बेकार रहेगा और कोई भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी उसे स्टूडेंट के तौर पर एडमिट नहीं करेगा क्योंकि उसने एग्जाम में चीटिंग किया है। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है अगला बारी लूसेन का है, तुम आगे आओ। दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता ओ तो तुम लूसेन हो, जल्दी से आगे आओ मेरे पास। हम देखते हैं लूसेन अचानक से अपना स्पीड बढ़ाकर उन लोगों को क्रॉस कर देता है। ये देखकर तो वो लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और उन दोनों का शरीर भी कांपने लगता है। वे लोग मन में सोचते हैं इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पर जितने भी एग्जामिनर है वो 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो पलक झपकते ही हम लोगों को सरपास कर दिया है। इधर हम एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो एक सुई निकालते हुए कहता है क्या तुम तैयार हो? ठीक है, मैं तुम्हारा क्यूआ एनर्जी को टेस्ट करता हूँ। लूसेन उस सुई को मोड़ते हुए कहता है मैंने पहले ही अपने बॉडी को टेम्परिंग कर लिया है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले ब्लड कलेक्टिंग नीडल को बदल लेना होगा क्योंकि ये मेरे स्किन को भी नहीं छेद सकता है। उस सुई को मुड़ा हुआ देख वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं सब एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारा सुई लाते हुए एक इंस्ट्रक्टर कहता है ठीक है, मैंने यहाँ पर हाई लेवल का ब्लड कलेक्टिंग नीडल ले आया हूँ। दूसरा इंस्ट्रक्टर घबराते हुए उसे उठाने लगता है। लूसेन कहता है एक एक करके क्यों उठा रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और हम लूसेन को देखते हैं वो एक बार में ही बहुत सारे नीडल को उठा लेता है और उस पर हाथ रखते हुए कहता है मैं इसे आपके लिए डायरेक्टली ही कर देता हूँ। और हम देखते हैं उतना सारा सुई भी लूसेन के बॉडी को नहीं छेद पाता है। ये देखकर सारे इंस्ट्रक्टर का शरीर कांपने लगता है और कहता है इस पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, आखिरकार इसका स्किन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों के पास कोई भी मौका नहीं है, अब हम लोगों के पास हायर अथॉरिटी के पास जाना होगा और उनसे पूछना होगा कि हम लोग इसे कैसे करें। तभी दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है लूसेन तुम आगे की तरफ जाओ, सबसे पहले तुम अपने कॉम्बैट पावर को टेस्ट कर लो। लूसेन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है ठीक है।